बाजारों में है जबरदस्त एक्शन और आज है मई सीरीज की एक्सपायरी का दिन। आखिरी 1.5 घंटा रहेगा बेहद एक्शन भरा और ये एक्शन का कहां और किस तरह का होगा, एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी और 1.5 घंटे में और मजबूती बढ़ेगी या आएगी कमजोरी, लेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्सपायरी के लिए तैयार हैं। आने वाला 1.5 घंटा काफ़ी एक्साइटिंग हो बाजार के लिए। क्या निफ्टी 9,500 के ऊपर जा सकता है या फिर आज का टॉप बन चुका है? इसी सवाल पर अनिल जी से बात करेंगे और कुछ नतीजे पे आने वाले हैं, वहां पर भी एक्शन रहेगा। आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताई जाएंगी। तो सर, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं वो बता दीजिए। दीप, बिल्कुल बड़ी बातों के लिहाज से अगर आप देखें तो मजबूत शुरुआत हुई है। बाजारों की 500 अंक ऊपर सेंसेक्स है, 32,000 के पार निकला है। बैंक निफ्टी 500 अंक ऊपर है। 12 में से 10 शेयर बैंक निफ्टी के मजबूत ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ऑटो शेयरों ने तगड़ी रफ्तार पकड़ी है। आईशर, हीरो मोटो 7% ऊपर है। वहीं एचडीएफसी ग्रुप के सभी शेयरों में तेजी है, 2 से 5% तक की मजबूती। और आज बाजार में निफ्टी और बैंक निफ्टी को मजबूत करने का काफी हद तक काम एचडीएफसी ग्रुप के शेयरों ने किया है। एविएशन, होटल और रेस्टोरेंट शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी लौटती हुई नजर आ रही है। ये है अब तक की बड़ी बातें। दीप, बिल्कुल जी, तो अच्छे क्यूज आ रहे हैं। ग्लोबली भी थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है बाजारों को, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि कुछ खबरें हैं ऐसी वैसी। पर सर, जो सवाल था मेरा वो यही था कि कल तो शानदार तेजी थी और क्लोजिंग में हमने देखा, बल्कि 24 घंटे पहले जब इस समय हम बात कर रहे थे तो 5 मिनट में बैंक निफ्टी 250 अंक उछला भी था। पर आज क्या लग रहा है सर, आज का टॉप हो गया है या फिर आपको लगता है कि निफ्टी 9500 के ऊपर जा सकता है? बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ी स्ट्रेंथ है। वो जो सुबह आपने एक एम्बिशियस टारगेट दिया था 19,400 500 का, वो भी आ सकता है। देखिए दीप, ये बात तो कमोबेश तय है कि आज का टॉप हो गया है। 19,500 के आसपास बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया है, मेरे ख्याल से 19,455। आप देखिए ना, परसों के लेवल से आप यहाँ पर लगभग या यूं कहें कि कल के लेवल से भी आप करीबन 1300-1400 पॉइंट ऊपर हैं और लोएस्ट लेवल से आप लगभग 1400 पॉइंट ऊपर है और कल के लेवल से लगभग 1200 पॉइंट ऊपर है। तो एक ट्रेडिंग सेशन में, डे ट्रेडिंग सेशन में आपको इतनी बढ़िया तेजी मिल रही है, मेरे ख्याल से, और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने तो कैलकुलेट करके बताया कि कितने शॉर्ट्स हैं, वो शॉर्ट कवर होने बाकी है। और 18,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग, 18,500 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग, 19,000 के ऊपर की शॉर्ट कवरिंग। तो ये शॉर्ट कवरिंग का लगातार जो सहारा मिला है वो काफ़ी हद तक हो चुका है। तो मेरे ख्याल से आज का टॉप तो एक तरह से 19,500 के आसपास, 19,450 के आसपास बन चुका है। निफ्टी का भी जहाँ तक सवाल है, 9,500 क्रॉस नहीं कर पाया और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर कॉल्स में है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर भी पार करना मुश्किल होगा। हालांकि निफ्टी ज़्यादा नज़दीक है उस लेवल के जिसको पार करें। बैंक निफ्टी के लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो शॉर्ट कवरिंग का काफ़ी कुछ सहारा मिला है और वो सहारा आपके काम आ चुका है। तो मुझे लगता है कि देखते हैं आखिरी 1.5 घंटे में कितनी शॉर्ट कवरिंग या कितनी और खरीदारी आती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्लियर कट है कि बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग हुई है और नॉन स्टॉप आपको निफ्टी में 500 पॉइंट मिले हैं, बैंक निफ्टी में 1500-1400 पॉइंट मिले हैं। वो एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो रही जहां तक भारतीय बाजार की बात है। सर, ग्लोबल मार्केट से भी अगर एक बार मैं आपको थोड़े संकेत दे सकूं, वो जो नेशनल सिक्योरिटी बिल की बात हो रही है जो चाइना हांगकांग में लाने वाला है, वो अब उनकी संसद में वो कह रहे हैं कि वो पास हो गया है। खैर, एनीवे, ये एक फॉर्मेलिटी ही थी। अभी एक थोड़ा प्रोसेस अभी भी बाकी है फाइनल अप्रूवल के लिए, पर वो आते हुए दिख रहा है। तो चाइना ने बैकडाउन नहीं करा है, यूएस धमकी पे धमकी दे रहा है, अभी तक एक्शन नहीं लिया है। आज शाम यूएस में फिर से बेरोजगारी के आंकड़े आएंगे। हमने देखा कि अमेरिकी भंडारों में अनुमान से ज्यादा बढ़त की वजह से कच्चे तेल में दबाव आया है। तो कहीं ना कहीं वो जो 3-4 दिनों से मार्केट्स खराब न्यूज को डिसरिगार्ड कर रहा था, क्या अब लगता है कि जो जैसी ग्लोबल क्यूज बन रही हैं, एक बार फिर से थोड़ा कंसर्न आ जाएगा और ग्लोबली भी थोड़ी गिरावट आ सकती है? क्योंकि अभी आप देखिए, डाउ फ्यूचर्स जो सुबह 200-250 अंक ऊपर था, अब सिर्फ 100 अंक ऊपर है। तो वहां पर भी गिरावट आती हुई देखिए सर। मुझे लगता है, जी हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उसकी 2 वजह, दीप, सुबह भी हम बात कर रहे थे कि 2 दिन में अमेरिकी बाजार 1100 पॉइंट करीबन तेज हो गए और अगर आज एक और गैप से खुल जाते हैं तो 1300, 1400, 1500 पॉइंट अगर डाउन नॉन स्टॉप बढ़ जाए 2 सवा 2 ढाई ट्रेडिंग सेशन में, तो प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। 25,000 के ऊपर निकले, लेकिन 25,700, 800 अमेरिका में भी डाउ फ्यूचर्स पर वो लेवल है जहाँ प्रॉफिट बुकिंग जोन है। हम भी 9,500 के आसपास वहाँ आ रहे हैं जहाँ प्रॉफिट बुकिंग जोन है। तो मेरा बहुत क्लियर कट मानना है कि अच्छी तेजी हुई है,
अनएक्सपेक्टेड तेजी हुई है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए और प्रॉफिट बुक करके आप इंतजार करें वापस से करेक्शन का। देखिए ये मार्केट ऐसा है, आपको दोनों तरफ बराबर मौके देगा, तेजी के भी मंदी के भी। तो मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू है। सुबह भी देखिए जब 19,000 पार कर रहा था मैं मिस कर गया। मैंने आपको कहा भी था कि मैं बैंक निफ्टी के लिए आज के 2000 का बिगुल बजवा कर नहीं दिया, क्योंकि 150 पॉइंट तुरंत ही बढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद वहां से भी 19,150, 19,200 से भी 200-250 पॉइंट और बढ़ा। तो वही है कि ये जो एग्रेसिव खरीदारी फर्स्ट हाफ में हुई है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से काफ़ी कुछ हुई है। लेकिन हाँ, अब जो ग्लोबल मार्केट्स का रुझान है उसको देखते हुए लगता है कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं जी। बिल्कुल, तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है जहां तक अब बाजार का सवाल है। तो चलिए देख लेते हैं बाजार के कैसे हाल हैं इस समय, कौन से स्टॉक्स पर फोकस बन रहा है। कुछ ही देर में कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी आपके सामने रखेंगे, कुछ नतीजों का अनुमान भी है और कुछ नतीजे आने भी वाले हैं, तो उन पर भी फोकस करेंगे। पर पहले मानसी से बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इवेंट्स और ट्रिगर्स पर जिसकी बाजार पर नजर है। बताएं मानसी। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज पूरी जून सीरीज के ट्रिगर्स मैं बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा ज्यादा समय लूंगी। सबसे पहले तो आज ही की बात कर लेते हैं। विनिवेश पर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक जो होने जा रही है, जिस पर फोकस हम रखेंगे 3 बजे के बाद। ये बैठक कभी भी हो सकती है, विनिवेश को लेकर इसमें क्या कुछ होता है वो देखना जरूरी होगा। विदेशी बाजार से कुछ तमाम इवेंट्स हैं। आज साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े यूएस में आने वाले हैं, जिस पर नजर रहेगी। और साथ ही अब जून सीरीज की अगर बात करें तो 29 मई यानी कि कल से एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव होने जा रहे हैं। 29 मई यानी कि कल की क्लोजिंग से ये बदलाव जो है वो लागू होते हुए दिखेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक QIP के फाइनल इशू प्राइस की बोर्ड बैठक होने जा रही है, जिस पर फोकस रहेगा। और साथ ही अप्रैल के फिस्कल डेफिसिट यानी कि वित्तीय घाटे के आंकड़े भी कल के दिन आते हुए दिखेंगे। 31 मई के दिन लॉकडाउन 4.0 खत्म होने जा रहा है। आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उस पर क्लैरिटी इसी बीच आती हुई हम देखेंगे। साथ ही 3 जून की अगर बात करें, रिलायंस का राइट इशू जो है इसकी आखिरी तारीख ये बंद होने जा रहा है। 4 जून निफ्टी आईटी के जो वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग हो रही थी, ये जून का महीना इसके लिए आखिरी होगा। 4 जून को वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग का आखिरी दिन होगा और इस महीने के अंत तक मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। ईसीबी की बैठक भी 4 जून को है। ब्याज दरों पर फैसला लिया जाएगा और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जून के हफ्ते में ही पहले हफ्ते में ही बारिश केरल के तटों पर दस्तक दे सकती है, तो मानसून पर भी हमारी नजर होगी। 9 जून यूएस फेड की 2 दिवसीय बैठक है, जिसका फैसला 10 जून को आता हुआ दिखेगा। 12 जून आयशर मोटर्स की शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक और साथ ही कंपनी के नतीजे भी हैं। मार्च रिटेल इन्फ्लेशन और फरवरी IIP के आंकड़े भी 12 जून के दिन आते दिखेंगे। बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरों पर फैसला भी इसी दिन आना है। 13 जून को BPCL में हिस्सा खरीद के लिए बोली लगाने का आखिरी दिन होगा। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 13 जून के दिन के अलावा 19 जून को FTSE ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स में बदलाव होने जा रहे हैं। 19 जून को एडजस्टमेंट होंगे, 22 जून को ये बदलाव जो है वो लागू हो जाएंगे। 24 जून के दिन वेदांता डीलिस्टिंग प्रक्रिया पर ई-वोटिंग का आखिरी दिन होगा। 25 जून सीरीज की एक्सपायरी होगी और अदानी पावर का वायदा बाजार में ये आखिरी दिन होगा। ओके, तो ये है वो तमाम जून महीने की इवेंट्स जिस पर रखनी है आपको नज़र। पूरी की पूरी इस सीरीज के इवेंट्स आपके सामने, कुछ और डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। उससे पहले हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ रही है और स्वाति के पास है कुछ बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। आइए जानते क्या है वो खबर। स्वाति बताइए क्या है बड़ी खबर और किससे जुड़ी हुई? जी, ये खबर बहुत ही अहम है और ये सभी तीनों सेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी है। चाहे आप बैंकिंग की बात करें, बाजार की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, इन सभी सेक्टर से ये खबर बहुत जबरदस्त जुड़ी हुई है। सरकार अब ये सोच रही है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि किसानों के लिए एक बड़ी कर्ज माफी की योजना की तैयारी करी जा रही है। और आप देखते हैं सरकार की हमेशा से फोकस रही है कि किसानों को राहत दी जाए। तो क्या बड़ी कर्ज माफी होगी, सूत्र हमें बता रहे हैं। और ये खबर ये कि 1 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज यहाँ माफ किया जाने की बात की जा रही है किसानों की। 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की माफी यहाँ सरकार देने की बात कर रही है और इसको टुकड़ों में होगा, ये ट्रांचेस में होगा। तो पहले ट्रांच में ये है अनाउंसमेंट आ सकती है कि 25,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी संभव। और ये अनाउंसमेंट बहुत ही बड़ा रिलीफ होगा किसानों के लिए। और अगर आप देखिए इस वक्त किसानों को कोरोना और टिड्डे के आतंक जो अभी हाल ही में हमने देखा, इसका जो असर हो रहा है फसलों पर और उसका जो इम्पैक्ट किसानों पर पड़ रहा है वो बहुत बहुत ज्यादा है। इसके लिए ये फैसला लिया जा रहा है। अनिल जी। जी,
तो आप ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक के कर्ज किसानों के लिए माफ किए जा सकते हैं और पहले चरण में 25,000 करोड़ के कर्ज माफ किए जाएंगे। ये बड़ी खबर है बैंकिंग सेक्टर के लिए और बैंकिंग सेक्टर के लिए नेगेटिव खबर भी। तो ये बताएं स्वाति कि ये क्यों ये किया जा रहा है, कब तक किया जाएगा और इसको करने के पीछे क्या मकसद है सरकार के, वो पूरा बताएं। बिल्कुल, तो ये करने का मकसद साफ है। सरकार को किसानों को यहाँ मदद करने की जरूरत है। सरकार ने हमेशा ये क्लियर किया है कि उनके लिए गरीब और किसान उनको वो प्राथमिकता देंगे। और क्लियरली अभी जो दो बड़ी तकलीफें, कोविड की जो मार लगी और अभी टिड्डों के आतंक की वजह से, आपने देखा टिड्डों की वजह से 15% फसल खराब होने की आशंका बताई जा रही है और वो इम्पैक्ट किसान को होगा। उससे राहत देने के लिए किसानों को ये छूट दी जाएगी। और होलसेल मार्केट में आप देखिए तो अनाज के दाम 30 से 40% गिरे हैं। ये भी एक वजह है और यहाँ पर भी सरकार चाह रही है कि किसानों को राहत दी जाए। और ओवरऑल आप जो कह रहे हैं कि बैंकों पर ये नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, बिल्कुल, क्योंकि बैंक इनको लेंड करते हैं और अगर इतना बड़ा कर्ज माफ करेंगे तो ये उनके फाइनेंशियल्स पर तो जबरदस्त हिट करेगा। किसानों को प्राथमिकता देने का यहाँ पूरा तैयारी आप पूछ रहे हैं कब ये होगा, ये हमेशा एक अहम सवाल होता है और बहुत जल्द इस पे अनाउंसमेंट आ सकती है। आजकल नहीं तो अगले हफ्ते में आप डेफिनेटली ये अनाउंसमेंट आते हुए देखेंगे सरकार की तरफ से। किसानों को एक बड़ी राहत, बट बैंकिंग के लिए एक बेहद नेगेटिव खबर। बिल्कुल, बैंक्स के लिए एक बेहद नेगेटिव खबर और सरकार की तरफ से फार्म लोन वेवर की योजना। बैंक निफ्टी में भी जब स्वाति हमें ये एक्सक्लूसिव खबर दे रही थी तो लगभग 100 अंक की गिरावट आते हुए देखिए। सर, ये तो बहुत बड़ा कदम होगा और अब तक मोदी सरकार का एक व्यू रहा है फार्म लोन वेवर पर, वो फेवर में नहीं रहे हैं या इससे ज्यादा सोल्यूशंस की तरफ उन्होंने देखा है। पर अब जिस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं कोरोना को लेकर और जो टिड्डियों का कहर है सर, लग रहा है कि अब फार्म लोन वेवर आ सकता है और बैंक्स के लिए काफी बड़ा असर पड़ सकता है सर इससे। हाँ दीप, ये बात सही है कि मोदी सरकार कभी भी कर्ज माफी के फेवर में नहीं रही है और वो सही भी है क्योंकि इससे देश में क्रेडिट कल्चर खराब होता है, ये सब लोग मानते हैं। लेकिन कई बार होते हैं कि राजनीतिक कारण होते हैं, कई बार वाकई में आर्थिक कारण होते हैं। लेकिन इस बार जो कारण है वो कारण काफी जेन्युइन है, सही है। क्योंकि एक तो ये कि कोरोना जिस तरह से आए इसका किसी को अंदाजा नहीं था कि पहली बार इस तरह की आपको एक ऐसी वायरस देखने को मिलेगी जिसकी वजह से सब लोग घर में बंद हो जाएंगे। तो इससे किसानों को भारी भरकम नुकसान पहुंचा है। उन्हें अपनी फसलों के दाम सही नहीं मिले हैं, होलसेल मार्केट में फसलों के दाम घटे भी हैं, तो किसानों को सही प्राइस मिल नहीं पा रही है, उससे किसान बड़े परेशान हैं। दूसरी ओर जिस तरह का काम होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा, उसके ऊपर ये टिड्डियों का जो आतंक है, और समझा ये जा रहा है कि अगर ये आतंक जिस तरह से और फैल रहा है, अगर जून तक थोड़ा और आगे एक्सटेंड हुआ तो करीबन 15% फसल खराब हो सकती है। 15% फसल खराब होना छोटी बड़ी बात नहीं है और ऐसे में किसानों के लिए बहुत जरूरी कि उन्हें रिलीफ मिले। तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन है नहीं किसानों को रिलीफ देने के बजाय। तो मुझे लगता है वही एक बड़ा कारण है कि सरकार सोच रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात दीप जो इसमें है वो ये है कि एक तो साइज और दूसरा टाइमिंग। साइज वाकई में चौंकाने वाली है। जो हमारे स्वाति खबर लेकर आई अपने सोर्सेस से, ये वाकई में चौंकाने वाली कि 1 लाख करोड़ का पैकेज, ये वाकई में बहुत बड़ा पैकेज होगा। 1 लाख करोड़ का पैकेज छोटा नहीं है और इसकी शुरुआत में पहले चरण में 25,000 करोड़ रुपए तक के एक पैकेज दी जा सकती है, ताकि पहले शुरुआत में एक 25,000 करोड़ का पैकेज देकर राहत दी जाए और बाकी धीरे धीरे ट्रांचेज में। क्योंकि देखिए सरकार के पास भी ऐसा तो है नहीं कि बहुत पैसे हों। अभी पिछले 3-4 महीनों से रेवेन्यू लगभग नहीं के बराबर है, बंद है, न कहीं कोई जीएसटी का कोई ढंग का कलेक्शन हो रहा है, कोई इनकम हो नहीं रही है। तो एक लिमिट से ज़्यादा सरकार भी खर्च कर नहीं सकती। लेकिन किसानों को राहत देना इस वक्त बेहद जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार करेगी ये कि चलिए 25,000 करोड़ की पहली किस्त दी जाए और उसके बाद धीरे धीरे दिया जाए। तो मुझे लगता है कि हो सकता है। अब दिक्कत ये कि जिन बैंक्स ने इन्हें लोन दिया है उनके लिए सरकार उन्हें बाद में पैसे देगी या किसी तरह की गारंटी देगी, तो वो चीज़ जरूर होगी। ये तो कह सकते हैं कि बैंक्स के पैसे डूबेंगे नहीं, ये आप मान सकते हैं, लेकिन तुरंत आएंगे नहीं, ये बात भी सही है। तो उस लिहाज से ये खबर काफ़ी बड़ी हो जाती है। अब इस खबर में दीप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल जो निकल कर आता है वो ये आता है कि अगर 1 लाख करोड़ का कर्ज माफी का एक प्लान सरकार बनाती है तो रेटिंग एजेंसी इस पर क्या व्यू लेगी। क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं फिच, S&P, ये सारे लोग जीडीपी ग्रोथ को डाउनग्रेड कर रहे हैं। कि जरूरी बहुत है कि किसानों को मदद दी जाए, लेकिन जो सरकार की बैलेंस शीट पर दबाव आएगा
उसको देखते हुए आगे क्या कुछ सरकार एक्शन लेगी, क्या कुछ रेटिंग एजेंसीज लेंगी, वो भी देखना जरूरी होगा। तो इस वक्त हमें एक तरफ नागरिकों को जरूरत और दूसरी तरफ बैलेंस शीट चुस्त दुरुस्त रखने की कोशिश, दोनों के बीच में सरकार कश्मकश में है। लेकिन हाँ, ये एक जरूरी चीज है जो शायद दी जाएगी। जी दीप। बिल्कुल एक ज़रूरी चीज़ है जो सरकार की तरफ से आ सकती है। और जैसे ही ये स्टोरी स्वाति सर लेकर आई है, हमने बैंक निफ्टी पर इमीडिएट रिएक्शन देखा है। 19,000 के नीचे आते हुआ दिखा था बैंक निफ्टी, फिर वहां से अब थोड़ी सी रिकवरी हुई है। पीएसयू बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि वहां पर गिरावट सबसे ज्यादा हो रही है। एसबीआई वैसे भी आज थोड़ा दबाव में ही था। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इन सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आप गिरावट का ट्रेंड देख रहे हैं। देखते हैं कि इसका एग्रीकल्चरल स्टॉक्स पर क्या फर्क पड़ता है, या एग्री इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स का क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज फोकस में रहे हैं, तो वहां पर एक्शन चल रहा है। साथ ही एस्कॉर्ट्स, एमएनएम जैसे स्टॉक्स भी इस सीरीज में काफी एक्टिव रहे। पर जैसे कि अनिल जी बता रहे थे और स्वाति जी की एक्सक्लूसिव खबर है, एक बड़ा फार्म लोन वेवर आने की तैयारी में है और इससे बैंक्स पर आप असर पड़ता हुआ देख सकते हैं। तो नजर रखेंगे जहां तक पूरे के पूरे बैंकिंग पैक का सवाल है, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी अब बात कर लेते हैं कि बाजार पर एक्शन कैसा बनेगा और एक्सपायरी के लिए क्या व्यू है। थोड़ी देर में भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके स्टॉक कॉल्स ले लेंगे। पर राकेश जी, कुणाल जी और वागले साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल जी, एक बार जिस तरह से फॉल आया है स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, एक व्यू लेना चाहूंगा एसबीआई से। इसने तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया, अब थोड़ी गिरावट के ट्रेंड भी दिखा रहा है, क्या व्यू है इधर? देखिए, व्यू में कोई बदलाव नहीं है दीपांशु। जिस तरह का स्ट्रक्चर है, लगातार लोअर पीक्स हम देख रहे हैं। ये बात जरूर है कि गिरावट की इंटेंसिटी कुछ कम हुई है, और आज भी एक कल के ट्रेड में भी एक कोशिश हुई थी रिकवरी की, और आज वापस से आप गिरावट देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अब एक सपोर्ट है 150 रुपए का, जो कि स्टॉक के लिए काफी अहम और पुराना ऐतिहासिक सपोर्ट है। तो 150 रुपए से 145 के बीच में मुझे लगता है कि स्टेट बैंक को बड़ा सपोर्ट उपलब्ध है। हो सकता है कि यहाँ पर ये स्टॉक कुछ वक्त बिताए, लेकिन तुरंत इन स्तरों पर नए शॉर्ट खोलने की मेरी राय नहीं है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है कल की, उनको 150 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर मुझे लगता है कि उछाल में वापस से आपको 165 170 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी राय में 150 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। नई खरीदारी की भी राय नहीं है और नई बिकवाली की भी राय इन स्तरों पर नहीं। और साथ ही दीपांशु, मेरे और राकेश जी के पास एक चार्ट कॉर्नर की भी कॉल है, तो बिल्कुल भिजवा दें। आती हुई दिख रही है। और इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में भसीन साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आइए पहले जल्दी से भसीन साहब के लिए एक ब्यूल बजाएं और उनसे ले लें उनकी पिक्स। जी भसीन साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, बताइए पहले तो अपडेट दे दें, उसके बाद मैं आपसे फ्रेश कॉल्स लेता हूं। हाँ, तो अनिल जी, आपको ध्यान है पिछले 2 हफ्ते में हमने जो शेयर कहे हैं वो इस मंदी के माहौल में बहुत बढ़िया रिटर्न देके गए हैं। आपको 2 दिन पहले मारुति का था 5170 का क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस, वो 5240, वो 5265 बिक गया है। आइशर मोटर ने 16% बढ़ा है सर, जब से 13,800 से आपको 17,000 का टारगेट दिया था। उस समय आप सोच रहे थे कैसे आएगा, लेकिन देखिए क्या चाल दिया आइशर ने। एल&टी ने 900 मार दिया, HDFC ने 950, और बाकी आपको मैंने बताई दिए जितने बैंक थे सब में वो 8 से 10% का रैली आ चुकी है। जो ओपन सौदे हैं सर, उसमें कल मैंने BTSC स्टेट बैंक पे कहा था, और अभी भी मैं कहता हूँ स्टेट बैंक सम ऑफ पार्ट शुड बी 180 प्राइस। तो स्टेट बैंक में बने रहिए, दैट विल प्लेजेंटली सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। और दूसरा था LIC हाउसिंग, उसमें भी आप 238 का स्टॉप लॉस रखिए, 275 का टारगेट। अब आप कहें तो मैं आपके कॉल दूं सर। बिल्कुल सर, बताएं। आज सारे लॉन्ग कॉल्स हैं या कोई शॉर्ट भी? नहीं सर, दोनों लॉन्ग कॉल हैं और बहुत बढ़िया ऑफर है जो मेरे को लग रहा है मैं दे दो बोले तो दूंगा सर। जी 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 बिल्कुल, प्लीज सर। हाँ, पहले और मैं बता दूं अनिल जी, सुबह मैंने रिलायंस दिया था आपको 1455 में, वो 1480 मार के आ गया। वोल्टास दिया था 472, वो 485 मार के आ गया। हिंडाल्को 135 वाला 139, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट 583 मार के आ गया। वो अगर आपने इंट्राडे करना है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, नहीं तो रखिए, क्योंकि अभी बाजार में रंगत अभी और आएगी 1 घंटे में। अब आपके लिए टॉप कॉल जो होगी सर, वो होगी वो है जी में कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है। द स्टॉक हैज रैलीड फ्रॉम 155 टू 185। सर एक मिनट,
बसिन साहब माफ़ी चाहता हूँ। ये पहले भी एक बार हो चुका है, लेकिन मैं एज ए आप ये समझे, इसको गवर्नेंस मेजर समझ लें। मैं नहीं चाहता कि हमारे चैनल पे हमारे ग्रुप का स्टॉक रिकमेंड हो, तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी है, प्लीज़ आप बुरा न माने। नहीं कोई नहीं के अलावा आप कोई भी आप रिकमेंडेशन ग्रुप के अलावा कोई भी दे दें जी, प्लीज सर। अच्छा ठीक है, नहीं मैं नहीं कहूंगा, बट द आइडिया इज सर, आई एम नॉट फॉर द आई एम एन इंडिविजुअल ऑफ आवर कंपनी। हमने तो इफ वी आर गिविंग रिसर्च बेस्ड ऑन सर्टेन इवेंट, बट आई विल नॉट स्पीक ऑन जी, बट एनीवे लेट इट बी। तो दूसरा शेयर पिक है सर। देखिए आज की डेट में आपने डाउ की रैली देखी है, लेकिन डाउ से ज्यादा आपको पता है कौन सा इंडेक्स चला है? वो है जर्मन डैक्स। द जर्मन डैक्स फ्रॉम 23 मार्च इज अप 44%, and all on the back of autos and strength in the economy। और उस कारण से ऑटोज और स्टील में जो डिमांड है, टाटा स्टील तो चला ही नहीं है, तो टाटा स्टील इज माय टॉप पिक है 293। इनका कोरस भी बहुत अच्छा है, कोरस इज स्पेसिफिकली डिपेंडेंट ऑन ऑटो सेल। तो 293 294 में टाटा स्टील लीजिए, इसमें 282 का स्टॉप लॉस रखिए और 320 का टारगेट। 320 का टारगेट और स्टॉप लॉस 288, राइट सर? 283 सर। 283, 293 294 के आसपास खरीदिए। 283 283 का स्टॉप लॉस, 320 का टारगेट टाटा स्टील। किसको खरीदने की राय बसिन साहब की तरफ से? बसिन साहब दूसरा स्टॉक सर? नहीं सर, वो आपने मना कर दिया, तो मैं और नहीं बोलूंगा कुछ। ठीक है, ओके ठीक है सर। तो लेकिन आज 3 बजे वापस आपसे मुलाकात होगी। मैं फोन को आपसे सर 9500 जो भी बीटीएसटी कॉल्स होंगे 3:10 पे। ओके, क्या बात, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। ओके सर, बिल्कुल सर, मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। तो बसिन साहब ने टाटा स्टील खरीदने की राय दी है इस वक्त, और यहाँ पर 283 के स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हैं खरीदारी। कुणाल जी, राकेश जी तैयार है अपने चार्ट कॉर्नर के लिए? कुणाल जी, राकेश जी, आपसे भी माफी चाहता हूँ, जब तक आपने बोला तब तक मैं निकल पड़ा था बसिन साहब के पास, तो सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। जल्दी से आपके लिए चार्ट कॉर्नर का बिल्कुल। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है भारतीय इंफ्राटेल पर। एक चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों के हाईस को स्टॉक ने तोड़ा है। एक नेकलाइन 221 रुपए 222 रुपए के एक नेकलाइन को स्टॉक ने तोड़ा। नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए भारतीय और भारतीय इंफ्राटेल दोनों ही काउंटर्स लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। भारतीय इंफ्राटेल में आज फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, और साथ ही 220 रुपए की एक अड़चन को भी स्टॉक ने पार किया है। अब जो अगला रेजिस्टेंस है वो सीधा 235 240 के रीजन में है, जहां तक ये स्टॉक डेफिनेटली जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। यहां पर 220 रुपए 50 पैसे पर 220 पॉइंट हाफ पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 229 का और दूसरा टारगेट 238 का होगा। तो 229 और 238 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल पे खरीदारी कराएं। बिल्कुल, भारतीय इंफ्राटेल पर आप खरीदारी करें, ये राय आ रही है चार्ट कॉर्नर के पिक। चलिए कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले एक बार देवांशी से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आज मार्केट खुलने के बाद खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। बताएं देवांशी। बिल्कुल, आज सबसे पहले नतीजों पर नजर करते हैं जो फिलहाल आए हैं। प्रिज्म जॉनसन, इसके नतीजे आए हैं। कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। इस बार करीब 45 करोड़ का घाटा कंपनी को हुआ है, और पिछले साल करीब 40 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा था। साथ ही आप देखिए जो आय है 16% तक कम होती हुई दिखी है इस तिमाही में, और जो कामकाजी मुनाफा है वो भी 32% तक कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन 11% से घटकर 9% पर आते हुए दिखे हैं। टैक्स के चलते भी बॉटम लाइन पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखा। रेडिको खैतान, आप देखिए जो मुनाफा है वो करीब 38 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 39 करोड़ से घटकर, तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। करीब 2% तक की कमी हमने मुनाफे में देखी है। आय 15% तक बढ़ती हुई दिखी है, और कामकाजी मुनाफा आप देखिए 32% तक बढ़ता हुआ दिखा। मार्जिन 14% पर फ्लैट आते हुए दिखे हैं। साथ ही आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स फिर एक बार फोकस में है, क्योंकि आईएमडी की तरफ से जो रिपोर्ट आई है कि केरल में 1 से 2 जून को मानसून दस्तक दे सकता है। इसके चलते फिर हम देखेंगे कि आज अच्छे वॉल्यूम्स हमें फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी देखने मिलेंगे। डॉक्टर रेड्डीज के लिए 2 पॉजिटिव खबर है। सबसे पहले यूएस एफडीए ने एक दवा है कंपनी की, इसको मंजूरी दी है, और साथ ही तेलंगाना का जो प्लांट है इनका इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो प्लांट है इसको
नो एक्शन इनिशिएटेड ये रिपोर्ट या ये स्टेटस दिया है, जो कि पॉजिटिव है। साथ ही आज होटल स्टॉक्स, रॉयल्टी स्टॉक्स, ये सारे ही स्टॉक्स फिर एक बार थोड़े से पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं। खबर यह है कि आंशिक क्रेडिट गारंटी देने की योजना पर चर्चा होती हुई दिख रही है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, साथ ही एविएशन सेक्टर, रियल्टी सेक्टर, ये सभी को ये क्रेडिट गारंटी देने पर चर्चा होती हुई दिख सकती है। बड़े सौदों में आज बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पर एक्शन दिख रहा है। मदरसन सुन्नी 20 लाख शेयरों के आज 2 सौदे होते हुए दिखे, 90 रुपये 50 पैसे और 92 रुपीज के बीच में ये सौदे होते हुए दिखे हैं। PHEL 36 लाख शेयरों के आज कई सौदे होते हुए दिखे, करीब 25 रुपए से लेकर 27 रुपए के बीच में ये सौदे हमने देखे हैं। और ब्रॉड रियल्टी में भी करीब 4.5 लाख शेयर्स के आज सौदे हुए हैं, 312 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। ओरियन सीमेंट भी आज फोकस में, आप देखिए 10 लाख शेयरों के आज सौदे हुए हैं, 46 रुपीज 30 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और कोटक महिंद्रा बैंक में भी 8 लाख शेयरों से ज्यादा के सौदे हुए हैं, 1236 रुपए से लेकर 1240 रुपए के बीच में। NTPC में भी 30 लाख शेयरों के आज सौदे होते हुए दिखे हैं, करीब 95 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पर आज एक्शन दिख रहा है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपने बाजार खुलने के बाद भरपूर एक्शन होते हुए देखा है। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जहां पर आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। अनिल जी भी थोड़ी देर में अपनी स्ट्रैटेजी देंगे, तो एक्सपायरी से पहले अनिल जी का क्या व्यू है मार्केट पर वो भी जान लेंगे। वेदांता अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक छोटा सा स्पाइक जरूर आया है। सुमित जी, पिछले कुछ दिनों से वेदांता ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करा है, एक रेंज में अटका हुआ था ये स्टॉक, अब थोड़ा स्पाइक आते हुए दिखा है। यहाँ पर कोई ट्रेड करना चाहिए? गुड आफ्टरनून दीपांशु। वेदांता में एक अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है और मेटल स्टॉक बढ़िया ही लग रहे हैं चार्ट्स के ऊपर। तो वेदांता में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर ऊपर में 94 से 95 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। बाइंग की जा सकती है वेदांता में। नीचे में 86 से लेके 87 के आसपास का सपोर्ट है। ये जब तक स्टॉप लॉस नहीं टूटेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में 95 रुपए तक का मूव वेदांता में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो वेदांता में आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और इस समय भी आप देखिए तो बढ़िया एक्शन हो रहा है यहाँ पर। L&T यहाँ पर नजर रखिए, 5% की तेजी बन रही है। जैन साहब, L&T में एक अच्छी रिकवरी आई है, 800 के लेवल से 900 तक अच्छी तेजी आई है। अगले फ्राइडे को इनके रिजल्ट्स आने वाले, तो अभी भी थोड़ा टाइम है, पर उससे पहले आप देखें तो जबरदस्त तेजी बन रही है L&T में। यहाँ पर कुछ ट्रिगर सर, या फिर अच्छा लग रहा है कैपिटल गुड स्पेस से, क्योंकि सीमेंस क्यूमेंस यहाँ पर भी खरीदारी आ रही है, पर सबसे आगे L&T चल रहा है इस समय। देखिए, ये स्टॉक वैसे स्लो मूवर स्टॉक है और काफी बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो या इकोनॉमी हो उसका। और मैंने रिसेंटली रेकमेंड भी किया था, क्योंकि लेवल्स ऐसे हो गए थे कि इतने डाउनसाइड रिस्क कम हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि बहुत एग्रेसिवली अब बाइंग पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार अब नीचे से जो रैली आई है वो बहुत फास्ट है और अब कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक रीओपनिंग और इनकी वजह से रिकवरी आई है मार्केट में। बट कहीं बाद में अब एक्चुअल रियलिटीज के बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और इतना इजी नहीं होगा। कैपिटल गुड्स और इन सब में जो लेबर अनरेस्ट और ये जो हो रहा है इंडिया में, उन सब का इंपैक्ट पड़ेगा। बट फिर भी जिन्होंने ले रखा है वो बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। उनको फ्रेश बाइंग की राय अभी एक बार मैं इमीडिएटली नहीं दूंगा। अगेन लुक फॉर सम अदर सेक्टर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी स्टॉक्स में रहना है तो L&T इज सर्टेनली द बेस्ट बेट। और कोई भी इंफ्रा प्ले या रोड प्ले कुछ भी करना हो तो मुझे लगता है कि L&T इज सर्टेनली अ वेरी वेरी सेफ प्ले। जिनको भी लेना है, इट्स अ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म में तो चलेगा ही, अब समय देना पड़ेगा। बाकी रिस्क थोड़ी बहुत मैनेज करते हुए इन्वेस्टेड रहेंगे तो पैसा तो जरूर बनेगा। बट आज सर्टेनली लेने का दिन नहीं। ओके, आज लेने का दिन नहीं है, पर डिप्स पर जरूर खरीदारी कर सकते हैं जहां तक L&T का सवाल है। बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए BTST का। बताइए सुमित जी। तो मॉर्निंग में हमने हीरो मोटोकॉर्प दिया था और हीरो मोटोकॉर्प देखिए वहां से क्या वन वे मूव दिखाया है, करीब करीब 100-120 रुपए का मूव दिखा चुका है। हीरो मोटोकॉर्प में जो हमने टारगेट दिए थे वो करीब करीब अचीव हो चुके हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के और भी ऊपर के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक कर लें। अब जो स्टॉक समझ में आ रहा है वो भी ऑटो स्पेस का ही है और बाइंग साइड का व्यू लेके ही काम करना है। अशोक लीलैंड स्टॉक अभी तक चला नहीं है। ये स्टॉक में अब यहाँ से मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। 44 रुपए के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक लोअर लेवल से जस्ट अभी मूव देना स्टार्ट ही कर रहा है और एकदम लोअर लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहाँ से मेरे को लग रहा है ऊपर में 48 रुपए, शायद 50 रुपए तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। तो अशोक लीलैंड में स्पॉट लेवल्स के हिसाब से अभी CMP पे बाय करें।
स्टॉक का नीचे में बहुत बढ़िया सपोर्ट है, जो कि पिछले एक हफ्ते से स्टॉक सपोर्ट लेके बैठा हुआ है 43 रुपए का। जब तक ये 43 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक अशोक लीलैंड में कोई दिक्कत नहीं है, खरीदारी करें। 48 रुपए से लेके 50 रुपए तक का मूव जल्दी ही अशोक लीलैंड में देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो 48 से 50 तक के टारगेट्स अशोक लेलैंड में आ सकते हैं, खरीदारी करिए। और जैसे कि सुमित जी ने कहा, बाकी ऑटो स्टॉक्स जहां पर अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं वहां पर अशोक लेलैंड में आपने लगभग कोई भी मूव नहीं आते हुए देखा है, तो वहां पर नजर रखिए, थोड़ी तेजी बनती हुई दिखती है। मैं सुबह से आपसे एक और स्टॉक के बारे में पूछना चाह रहा था, हैवेल्स। यहाँ पर अच्छी तेजी आज आई है, 5-5.5% की तेजी आ रही है। वोल्टास भी इसके साथ अच्छा मूव कर रहा है। आज सुबह जैनसा भी बोल रहे थे कि एसी स्टॉक्स पर, कल जैनसा बोल रहे थे एसी स्टॉक्स पर नजर रखिए। हैवेल्स पर क्या मूव आएगी? अगर 500 के ऊपर जाता है तो और तेजी आती हुई दिख सकती है। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, नहीं तो थोड़ी देर में मैं ये स्टॉक को सिलेक्ट कर लेता। हैवेल्स में बिल्कुल वोल्टास की तरह ये हैवेल्स की भी हवा चलेगी अब, और हैवेल्स ने नीचे लोअर लेवल्स पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। कल का जो लो बना है 455 के आसपास, वो बहुत बढ़िया सपोर्ट है। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं देखने को मिलेगा। आज का मूव स्ट्रांग है, इसके लिए वॉलिटिलिटी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। 500 का इमीडिएट स्तर है, साइकोलॉजिकल लेवल। जैसे ये लेवल टूटेगा तो उसके बाद हैवेल्स के अंदर और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, जिसमें 515 से लेके 525 तक का अपसाइड मूव नेक्स्ट वीक तक हैवेल्स में देखने को मिल सकता है। तो बाय का व्यू में बने रह सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। बिल्कुल, खरीदारी करें हैवेल्स में। और देखिए, जैसे बात भी कर रहे थे 500 के लेवल्स पर आते हुए भी दिख रहे हैं आपको स्टॉक में वापस फिर से। तो देखते हैं अगर हैवेल्स यहां से और ऊपर जाता है कि नहीं। पर तैयार है अनिल जी की तरफ से स्ट्रैटेजी, बिगुल बजाते हैं उनके लिए। सर, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स अभी भी 100 अंक ऊपर है। थोड़ी देर पहले गिरावट का प्रेशर जरूर आया था, पर वहां से थोड़ा रिकवर भी कर रहे हैं। तो 100 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स हैं। वहीं अगर आप नैस्डैक फ्यूचर्स देखें तो वहां से थोड़े गिरावट के संकेत आ रहे हैं। लगभग 0.3% नीचे दिखेंगे आपको नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय। यूरोप के बाजार एक बार फिर से यहाँ पर तेजी के संकेत आ रहे हैं। नए स्टिमुलस प्लान की बातचीत चल रही है, तो लगभग 1% की या उससे थोड़ी कम की तेजी आपको सारे के सारे यूरोप के बाजारों में दिखेगी। और कच्चे तेल पर कल भी दबाव था, 4% की गिरावट, और आज भी हम 2.5 से 3% की गिरावट देख रहे हैं इस समय। दीप, ऐसे डेटा बन रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊं, बहुत ही मजेदार डेटा है। और मजेदार डेटा इस लिहाज से कि दोनों तरफ के बराबर डेटा बन रहे हैं, तेजी और मंदी के। देखिए क्या है, 9400 के पुट पर 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी में आज, जो आज एक्सपायरी होनी है। उसमें से 46 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। अब 46 छोड़ भी दिए, क्या फ़र्क पड़ता है, 50 है, मतलब जो 50 के 50 आज ही तो निपटने हैं। और 9500 के कॉल पर 64 लाख शेयर हैं जो आज खत्म होने हैं। तो 50 लाख शेयर 9400, 64 लाख शेयर 9500, तो आपके 2 गोल पोस्ट हो गए। ठीक है, तो 9400 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, 9500 के ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। मैं मना नहीं करता, क्योंकि कल और आज में हमें निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने ये सिखाया कि कोई भी लेवल ऊपर की तरफ टूट सकता है, इसलिए मैं संभावना कम बोल रहा हूँ। लेकिन डेटा ये बता रहे हैं 9400 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, 9500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए एक्सपायरी के लिहाज से। अब आइए तो फिर कहाँ, बीचों बीच में जहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हैं अभी 9450, वहाँ पर 22 लाख शेयरों का पुट है, 28 लाख शेयरों का कॉल है। तो ज़्यादा संभावना ये दिख रही डेटा के लिहाज से कि आप निफ्टी में यहीं पर जो ये लेवल अभी आपके सामने दिख रहा है 9435, 9450, इसके आसपास एक्सपायरी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा शायद एक्सपायरी में 50 पॉइंट इधर 50 पॉइंट उधर का मूव हो तो फिर मेरे लिए कोई ट्रेड अभी है नहीं। तो अब से लेकर अगले 1 घंटे तक कोई ट्रेड नहीं है। 3:20 पर ट्रेड बनेगा, वो कल के लिए बनेगा, वो हम कल के लिए कोशिश करेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 19,000 के पुट पर 13 लाख शेयर हैं और 19,000 के पुट पर 13 लाख शेयर है, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपके लिए बैंक निफ्टी पर। तो कमजोरी बैंक निफ्टी में तभी आएगी जब 19,000 के नीचे ट्रेड करे। जब तक 19,000 के नीचे, मैं स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ, 19,000 के नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर 19,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया आखिरी 1 घंटे में, स्पेशली 3 बजे के पहले, तो बैंक निफ्टी फिर आपको यहाँ से 200-300 पॉइंट और गिर सकता है। यानी कि फिर आपको 18,950, 18,850, 18,750 3 लेवल नीचे की तरफ के आते हैं। तो उन 3 लेवल में कहाँ जाकर सपोर्ट लेगा पता नहीं। लेकिन फिलहाल 19,000 पर
क्योंकि 13 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वो सपोर्ट का काम करेगा। तो नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में एकदम क्लियर कट नहीं दिखा क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दूर है 18,500 पर, लेकिन ऊपर की रेंज बिल्कुल बराबर नजर आ रही है, वो है 19,500। 19,500 हमने आज सुबह तोड़ा नहीं, हालांकि उसके बेहद करीब पहुंचे 19,450 तक, और आज क्लोजिंग में भी 19,500 हमसे नहीं टूटेगा, ये चीज पक्का है क्योंकि वहां पर 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, बड़ा है। तो 19,500 अपसाइड नीचे है, 18,500 वर्ष के सिनेरियो में, और 19,000 आपके लिए बीचों बीच का लेवल है, उसके थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली आप मिड ट्रेड पे हैं, तो मेरे ख्याल से अवॉइड करें, कोई ना करें। अगर 19,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है बैंक निफ्टी तो ही आप शॉर्ट करें, अदरवाइज 19,400-500 की रेंज में आने दें, वहां शॉर्ट करें। अगर नीचे आता है 18,500 के आसपास तो वहां खरीदारी करें। तो मेरे ख्याल से बेहतर ही होगा आपको ट्रेड आज 1 घंटे के लिए लेने के बजाय अब कल के लिए लेना चाहिए, और कल के लिए ट्रेड लेने का सही वक्त होगा 3:20 पर। तब तक हमें पता चल जाएगा कि शॉर्ट कवरिंग भारी पड़ती है आखिरी घंटे में या फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भारी होती है, वो समझ में आएगा और उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। लेकिन एक ही चीज है जो अलर्ट करने वाली है, वो है बैंक निफ्टी का 19,000 के नीचे अगर स्पॉट लेवल पर बैंक निफ्टी टिक कर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर कमजोरी बढ़ सकती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। बस बिल्कुल ठीक है, तो 19,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी पर। जैसा कि अनिल जी ने कहा, दोनों तरफ के ट्रेड्स बनते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली निफ्टी पर लॉन्ग और शॉर्ट। तो देखते हैं किस तरह का एक्शन बनता है, फिर 3:20 को आपको बताएंगे कि कल के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। पर एक रिवाइवल जरूर आया है, बैंक निफ्टी 19,000 को सक्सेसफुली डिफेंड कर पाया और वापस 19,100 पर आ गया, और निफ्टी भी अब 150 पॉइंट की तेजी के साथ 9450 के ऊपर है। तो 9400 9450 आराम से डिफेंड कर रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी 19,000 के लेवल डिफेंड कर पा रहा है इस समय। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका। बहुत सारे स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वायदा कारोबार में अपर सर्किट लगाया है एनसीसी ने, इसके नतीजे कल आने वाले हैं। ट्रेडर्स फेवरेट रहा है, दोनों तरफ के ट्रेड्स मिलते हैं, पर 10% की तेजी एनसीसी में, इसका क्या मेक करें, क्या और तेजी बन सकती है यहाँ पर? दीपांशु, देखिए मुझे लगता है कि इस बार जो एक तेजी आई है वो तेजी आई है पूरे इंफ्रा स्पेस में आई है, और इस बार का जो इंफ्रा स्पेस है उसमें जो तेजी के जो स्टॉक्स है उसमें सीमेंट एज वेल एज इंफ्रा कंपनीज में काफ़ी जोरदार बाइंग दिख रहा है। लार्सन अभी आपने देखा ही है कि काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ आज ये ट्रेड कर रहा है, और उसमें एक हायर बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद एनसीसी जैसे जो छोटे छोटे काउंटर्स हैं उनमें भी एक तेजी का माहौल बन रहा है। यस, यहाँ पे मुझे लगता है कि फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्योंकि हम काफ़ी नज़दीक है सपोर्ट के। 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ या तो कम से कम 21 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है, बट ट्रेडिंग व्यू रखें क्योंकि ये स्टॉक वैसे काफ़ी गिर चुका है और एवरी हायर लेवल्स पे इसमें उतनी ही सेलिंग भी बनेगी। बट येस, 23 रुपए वाला स्टॉक यहाँ से 27 या 28 के लेवल्स को वापस छू सकता है। तो करंट लेवल से 21 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एनसीसी को बाय किया जा सकता है, और साथ ही साथ मुझे लगता है जो बाकी के इंफ्रा काउंटर्स है या सीमेंट कंपनीज है, यहाँ पे भी हमें फोकस बढ़ाना जरूरी है। बिल्कुल, तो इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, इन सभी क्षेत्रों में आप देखें तो अच्छी तेजी आ रही है, और एक ट्रेंड बना है, एक दिन एक स्पेस चलता है, दूसरे दिन दूसरा स्पेस चलता है। तो लगता है आज इंफ्रा और कैप गुड्स का ट्रेंड है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। चलिए, ये तो है एनसीसी, इसके नतीजे कल आने वाले हैं तो वहां पर भी फोकस रहेगा, थोड़ी देर में इसके अनुमान भी बता देंगे। पर दो ऐसे नतीजे जहां पर आपको फोकस करना चाहिए, जहां पर अनुमान तैयार है इस समय। कुशल और देवांशी हमारे साथ हैं। टीवीएस और लुपिन, इसके नतीजे आने वाले हैं, थोड़ी देर में सुमित जी की तरफ से सैटेलाइट भी आएगा, पर बात कर लेते हैं लुपिन और टीवीएस मोटर्स की। देवांशी, आप पहले बताइए लुपिन यहां पर क्या अनुमान लगा रहे हैं? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए इस तिमाही में अगर देखें तो लुपिन से थोड़े से कमजोर नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है। दो कारण थे। सबसे पहले जो जापान का उन्होंने सब्सिडरी बेची है उसके चलते हम देखेंगे कि आय और साथ ही मार्जिन पर थोड़ी सी गिरावट देखने मिलेगी। रिनेक्सा इससे भी काफी जो बेस है ऊंचा तवा दिखा था, तो यूएस जो मार्केट है यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा गिरावट देखेगी। और साथ ही अगर आप देखें तो कोरोना वायरस के चलते जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं, जो अन्य दवाई है, इसकी बिक्री थोड़ी सी कम होती हुई दिखी थी, इसके चलते भी थोड़ी सी ज्यादा असर आते हुए दिखेगी। कुल मिलाकर जो आय है करीब 15 से 17% तक कम होती हुई दिख सकती है। अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो ज्यादा असर दिखेगा, करीब 35 से 40% की कमी आती हुई दिखेगी, और मार्जिन आप देखिए करीब 20% से घटकर 14%। देवांशी, यहाँ पर फेडरल बैंक के नतीजे हैं, पहले एक बार मैं नतीजे रख दूं। 300 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखा है,
हमारा अंदाजा 418 करोड़ के मुनाफे का था, लेकिन मुनाफे के आंकड़े पर रिएक्शन दे एसेट क्वालिटी पर, प्रोविजनिंग पर, ढेर सारे और बैंकों के नतीजों में फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको देखना ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको चाहिए तो मैं जल्दी से एक बार आपको चार्ट्स पर राय दिलवा दूँ। ऊपर और नीचे के दोनों के लेवल्स, जिसके ऊपर नीचे खराब हो जाएगा स्टॉक या अच्छा हो जाएगा, वो जल्दी से कुणाल जी बता दें। और वैसे मुझे लगता है आपको तो चार्ट देखने की जरूरत भी नहीं होगी, फेडरल बैंक तो याद ही होंगे आपको। तो कुणाल जी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, तो कुणाल जी की जगह राकेश जी फेडरल बैंक के चार्ट्स बताइए। देखिए अनिल जी, चार्ट्स तो इसके एकदम पॉजिटिव हैं। कल भी हमने यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी, और जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है यहाँ पर अपमूव बना हुआ है, और जिनके पास लिया हुआ अनिल जी होल्ड करना चाहिए। कल के हाइज के ऊपर चल रहा है, और अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 41 रुपीज का रखना चाहिए, और टेक्निकली ऊपर में 1.5 से 2 रुपए की गुंजाइश है। 43.5, 44 के लेवल्स ऊपर में फेडरल बैंक दिखा सकता है। ओके, तो यहाँ पर बने रहें, अभी कोई हड़बड़ी ना करें, जल्दी ना करें। ग्रोस एनपीए घटे हैं 3% से घटकर 2.84, 16 बेसिस पॉइंट से ग्रोस एनपीए घटकर आए हैं। तो एनपीए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। प्रोविजनिंग का आंकड़ा देखना इंटरेस्टिंग होगा, जरूरी होगा कि प्रोविजनिंग किस तरह की रहती है, वो ज़्यादा अहमियत वाला होगा आंकड़ा इस वक्त। तो चलिए, प्रोविजनिंग के आंकड़े जैसे आएंगे हम आपके सामने वो भी रखेंगे, बाकी डिटेल्स भी रखेंगे, इस पर फोकस। तो दीप, कुछ और डिटेल्स आ रही है आपके पास? अनिल जी, वही मैं भी खोलने की कोशिश कर रहा हूं, बट ये बीएससी की वेबसाइट पे नहीं डाला है, और वो एनएससी की वेबसाइट से पूरा हमको डाउनलोड करने की कोशिश कर ही रहा हूं, तो वो डाउनलोड हो रहा है सर। एक मिनट दीजिए। दीप, 178 करोड़ से प्रोविजनिंग बढ़ाकर 568 करोड़ की गई है। ओके, तो प्रोविजनिंग में काफी बढ़त आती हुई दिखी। जैन साहब, फेडरल बैंक क्या राय रखेंगे? प्रोविजनिंग वैसे तो आजकल सभी बैंकों की बढ़ रही है कोरोना की वजह से, कैसे देख रहे हैं आप इन रिजल्ट्स को? देखिए अनिल जी, मैं तो वेरी फ्रैंकली मतलब इन रिजल्ट्स को, मैं पास्ट के रिजल्ट्स पे तो इतना ज्यादा फोकस ही नहीं कर रहा हूं बैंक्स का। मुझे जो प्रॉब्लम लगती है वो आगे की है। ये तो मार्च तक के, तो मार्च में तो देखिए छोटा मोटा डिसरप्शन था 15-20 दिन का। आगे जो होने वाला है उसकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और वहां पे भी कल जब मेरे को इस सेक्टर के ऊपर जब मेरा कमेंट लिया गया था, तो मैंने बोला कि मैं बहुत कॉशियसली आई एम अप्रोचिंग दिस सेक्टर। वैसे तो आई एम वेरी वेरी बेरिश ऑन दिस फाइनेंशियल सेक्टर, बट यस, इतना बड़ा करेक्शन आ गया, कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट दिख रहा था। तो कल मैंने एचडीएफसी जैसा नाम लिया था, एसबीआई जैसा नाम लिया था, और एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और या फिर एचडीएफसी लिमिटेड, या फिर मुथूट फाइनेंस, इन टाइप के एक्सट्रीमली सॉर्टेड क्वालिटी स्टॉक्स पे ध्यान देना। अननेसेसरली मैं इधर उधर छोटे मोटे में दिमाग नहीं लगाऊंगा। ठीक है, बाउंस देगा, सब कुछ देगा, बट साथ में डर भी। आप देखिए, अगर एक गांव में इनके कलेक्शन अगर हो और कुछ और किसी का कोरोना हो जाए, इन्हीं के कोई क्लाइंट्स के हो जाए, जिस तरीके से फैल रहा है। मैंने कल भी एक चैनल चेक देखा कि आप एमएफआईज की अगर बात करते जा रहे हैं, अचानक से गांव पूरा बंद हो गया। आप फुलेरा की बात करें, सांबर की बात करें, कई छोटे छोटे गांव हैं। तो ऐसे रिस्क कब क्या आ जाएगी पता नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि इतना इजीली बहुत एग्रेसिव नहीं होना। और ये छोटे जो ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, ये मेरे ऑफ रडार। आई विल नॉट बी रिकमेंडिंग एनी ऑफ देम। आई विल बी ओनली बुलिश विद द ओल्ड न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जो अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वो भी बड़े वाले। मैं छोटे वालों पे भी ध्यान नहीं दे रहा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट से ज्यादा आगे का क्वार्टरली रिजल्ट्स में ज्यादा देखूंगा। 2-3 रिजल्ट्स देखने के बाद व्यू चेंज। ये जैन साहब, आप है ना लॉकडाउन के वक्त घर में रहो ना, आप ये इधर किधर जाके चैनल चेक करके आ रहे हो? कहाँ फालना पहुंच गए, फुलेरा और किशनगढ़, कहाँ पे इधर उधर आसपास में दूसरी जगह जाओगे ना, जयपुर के बाहर निकलोगे तो मूड खराब हो जाएगा। अभी कोई लोन वोन दे ले नहीं रहा तो है। चैनल चेक के लिए जाना नहीं पड़ता। चैनल चेक तो टेलीफोनिकली हो ही रहा है, वेबिनार कर रहे हैं सेमिनार के जगह पे। चैनल चेक करने तो टेली चैनल चेक कर रहे हैं, डॉक्टर ही टेलीमेडिसिन दे रहे हैं, सब कुछ तो टेलीफोन पे हो रहा है, शोज हम कर ही रहे हैं। तो वैसा कुछ नहीं है। चैनल चेक आप थोड़े से कॉशियस होते हैं तो हमें डर लगने लगता है। जैन साहब कॉशियस हो गए, जैन साहब की लिस्ट में 8-10 स्टॉक से घटकर 2-3 स्टॉक रह जाए तो हमें टेंशन होने लगती है कि मंदी आ रही है। तो आप अपना मूड एकदम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त बनाए रखे। लेकिन बात सही है, फाइनेंशियल स्टॉक्स में थोड़ा सावधान रहे, जो जैन साहब की राय। जी सर बोलिए। बस कॉशियस रहना अनिल जी। हमें तो देखिए मजा ये आ रहा है कि रोज अपने स्टॉक चल जाते हैं। अपन ने जो भी पिछले 1.5 महीने में 2 महीने में वेंचर किया, देने की हिम्मत करते हैं। जले मैंने नवमी के 9 पिक्स दिए थे, या अक्षय तृतीया के 3 पिक्स दिए थे, कोरोमंडल तब दिया था। और आप देखिए 500 सवा 500 के लेवल्स पे, और अब आज देखिए बहुत लोगों ने, सब लोग हर जगह रिकमेंडेशंस हो रही है।
तो आज 670-80 के लेवल्स भी होंगे, और फिर न्यू फाइनेंशियल ईयर के पिक दिए थे तो सारे स्टॉक्स ने टारगेट अचीव कर लिया। फिर 20 जो आत्मनिर्भर शेयर्स दिए थे उसकी भी मैं एनालिसिस दूंगा अनिल जी। तो ऐसा नहीं कि आइडियाज की कमियां मिलेंगे खूब, बट देखना और फूक फूक के रखना, पैसे ही तो बनाने अनिल जी। अब जरूरी थोड़ी ना कि मुझे फेडरल बैंक से पैसे बनाने, मैं तो बना लूंगा, फार्मा है, आईटी है, केमिकल्स है, और फिर इतने सारे अभी तो वो टीडीओ की वजह से केमिकल्स के सारे स्टॉक चल रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज तो खूब मिल जाती है और ढूंढना है, करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आइए, इस बीच सुमित जी तैयार है अपने सैटेलाइट के साथ। बताएं सर। अनिल जी, दीपांशु ने मेरे से वोल्टास पूछ लिया, हेवेल्स पूछ लिया, तो मैंने सोचा इसी सेक्टर का एक और एक स्टॉक है, उसको क्यों छोड़े, जो कि 222 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नाम है क्रॉम्पटन। स्टॉक के अंदर देखिए जस्ट मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है। स्टॉक पिछले 4 दिन से धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है और आज स्टॉक के अंदर अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। जिस वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर का मूव दिखा रहा है, ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर यहां से अपसाइड स्पर्ट देखने को मिलना चाहिए। 222 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। नीचे में स्टॉक का चार्ट्स के ऊपर जो टेक्निकली सपोर्ट दिख रहा है 210 212 के आसपास है। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक कोई घबराने वाला बात नहीं है। और जैसे ही यहां से थोड़ा सा मोमेंटम क्रॉम्पटन ग्रीव्स के अंदर बढ़ेगा तो ऊपर में मेरे को लगता है क्रॉम्पटन ग्रीव्स के टारगेट्स बनेंगे 235 रुपए, 240 रुपए। 235 से 240 के टारगेट्स के लिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स में सीएमपी पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। एक अच्छा खासा अपसाइड मूव इस पूरे सेक्टर में देखने को मिल रहा है, तो ये स्टॉक के अंदर यहां से अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। तो थोड़ी देर में मैं पूछने वाला ही था, अच्छा वो आपने बोल दिया, नहीं तो 2 कंज्यूमर वाले आ गए, तीसरा यही मेरे रडार पे आ रहा था, इसलिए आपके बोलते बोलते मैंने बोल भी दिया कि सीजी कंज्यूमर। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर 220-22 के रेंज में खरीदिए, 210 का लगाइए स्टॉप लॉस, 210, 235, 240 ये होगा टारगेट आपके लिए, जहां आपको करनी है खरीदारी, ये आपके लिए। और फेडरल बैंक अब 4.5% मजबूत। कुणाल जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। कुणाल जी, वैसे तो राकेश जी ने आधा काम आपका, आधा नहीं माफ कीजिएगा, राकेश जी बुरा मान जाएंगे, राकेश जी ने वैसे तो आपका पूरा काम कर ही दिया, फिर भी आपने सुना तो नहीं होगा राकेश जी ने क्या कहा। तो आप अपने लेवल्स, अब रिजल्ट आ गए हैं, सारे प्रोविजनिंग वगैरह के आंकड़े आ गए हैं, अब लेवल्स और स्टॉप लॉस बता दें सर। अनिल जी देखिए, एक ब्रेकआउट आया है फेडरल बैंक में, बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। जिन्होंने बाय किया हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है राकेश जी ने खरीदारी की राय दी होगी। जिन्होंने भी खरीदा है, सबसे पहले एक स्टॉप लॉस रख लें। स्टॉप लॉस आपको 41 रुपये 75 पैसे पर 41.75 पर रखना है, अभी भी होल्ड करना है। मुझे लगता है कि 43 रुपये 25 पैसे का भाव आपको आज इंट्राडे में देखना को मिल सकता है, तो 43.25 इंट्राडे टारगेट के लिए होल्ड करने की राय। होल्ड करें फेडरल बैंक को, ये है राय। और आपको लगातार 2 दिन से कुणाल जी और राकेश जी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। पिछले हफ्ते बसीन साहब ने भी आपको फेडरल बैंक खरीदने की राय दी थी, हमने भी एमएसएमई के पैकेज आने के पहले राय दी थी। तो अच्छा स्टॉक है, जहां अब धीरे धीरे खरीदारी होती दिख रही है आपको, और स्टॉक धीमे धीमे मजबूती के साथ ऊपर आता हुआ भी नजर आ रहा है। ओके, यूबीएल ये है वो स्टॉक जो 2% में, जो ओके यूबीएल, इस पर बात करें उससे पहले कुशल भी हमारे साथ तैयार हो रहे हैं। टीवीएस मोटर्स, इसके नतीजे कुशल बताएंगे कैसे आने वाले हैं। स्टॉक 3% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट के पहले दिन के हाई पॉइंट पर आज ही नतीजे आने वाले हैं। कुशल, नतीजे रिजल्ट आवर्स अभी मार्केट आवर्स में आएंगे कि बाद में, और कैसे आएंगे? जी अनिल जी, सो पोस्ट मार्केट हिस्टोरिकली आते हैं, पर जो एनालिस्ट कॉल है वो 3:30 बजे एक्सपेक्ट आ जाए। हाँ, तो पहले आ जाएंगे नंबर्स तो ऐसा हो सकता है कि आज इस बारी जो है वो पहले आ जाए। तो नंबर्स की अगर मैं बात करूं अनिल जी, तो यहाँ पर जो हिसाब से स्टॉक का मूवमेंट है वो नंबर्स रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। मुनाफे में वो करीब 37% की फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 85 करोड़ कंपनी का मुनाफा रह सकता है। और मुनाफा गिरने का मेन 2 कारण है। जो वॉल्यूम वो इनफैक्ट डिग्रोथ हुई है 30% से, जिसका इम्पैक्ट इनके रेवेन्यू पर भी आता हुआ नजर आया है और मुनाफे पर भी इम्पैक्ट जो है उसका साफ साफ दिखता है। और दूसरी तरफ कंपनी का जो ब्याज खर्च और डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से मुनाफे में इतना भारी इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं पर्टिकुलरली मार्जिन की बात करूं तो वो ऑलमोस्ट स्टेबल से नंबर्स एक्सपेक्टेड है। 7% से घटकर 6.8% कंपनी की मार्जिन रह सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो 3 व्हीलर्स जो बेच रहे हैं उससे इनका ओवरऑल जो रियलाइजेशन है वो करीब 9% बढ़ने का अनुमान है। और साथ ही कंपनी ने जो BS6 वाहन बेचे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं इधर इनको मार्जिन पर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है।
अब मैनेजमेंट की तरफ से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, अभी क्या प्रोडक्शन अपडेट है, कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो कर रहे हैं, और साथ ही जो भी डीलरशिप उन्होंने खोली है वहां पर कस्टमर्स का कैसा रिस्पॉन्स है, और आगे के लिए ये जो पर्टिकुलरली लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन जो हट रहे हैं उसके बाद कस्टमर्स की तरफ से क्या डिमांड आउटलुक होगा, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये टीवीएस मोटर्स पर आपके लिए राय। टीवीएस मोटर्स क्या ट्रेड होना चाहिए, जरा नतीजों से पहले सुमित जी आपको ना करना ही पड़ेगा, इसके बगैर चलेगा नहीं, लेना ही पड़ेगा, या तो बेचो या खरीदो, नोटा वाला ऑप्शन ही नहीं दे रहा मैं आपको। अनिल जी, अगर दो में से एक ही ऑप्शन लेना है तो मैं पूरे ऑटो सेक्टर की जो चाल चल रही है उसमें ही जाना चाहूंगा, क्योंकि टीवीएस मोटर पिछले 7 दिनों से कंटिन्यूसली तेजी दिखा रहा है और आज भी ये स्ट्रांग ही है। तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव ही दिखाना चाहिए। ऊपर में हर्डल जरूर है, वो मैं बता दूंगा 340 के आसपास का। 340 का लेवल क्रॉस होता है तब फिर मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ये स्टॉक पे, और फिर एक बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। 340 का ऊपर में रेजिस्टेंस है, 320 का नीचे में सपोर्ट है। इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अभी जिन्होंने पोजीशंस ले रखी है वो पोजीशंस होल्ड करें 340 के टारगेट के लिए। अच्छा, अगर समझो मैं जबरदस्ती नहीं बोलता कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, तो क्या नोटा कर लेते आप? नहीं अनिल जी, नोटा नहीं करता मैं, टीवीएस मोटर में बाई की सलाह देता। चलो फिर तो ठीक है, मैंने कहा नहीं तो ऑप्शन दे दूं भाई, कि ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे से जबरदस्ती बुलवा लिया। तो चलिए, अदरवाइज भी देखो ये सुमित जी की राय यही थी खरीदारी करने की, तो टेंशन न लें, खरीदारी करें आप। ओके, इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंदन जी, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से चंदन तापड़िया साहब है। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। बताएं सर चंदन जी। दो ट्रेड रहेंगे अनिल जी, और दोनों ही हेवीवेट काउंटर है और दोनों ही सेक्टर में अच्छा खासा मोमेंटम है। पहला रहेगा मारुति पे। मारुति देखें एक अच्छा खासा मोमेंटम बना है और पूरे सेक्टर में ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक 50 दिन का मूविंग एवरेज निकाल के वीकली में भी पॉजिटिव सेटअप और फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकाला है। तो ये काउंटर में लगभग 5-6% का मोमेंटम लग रहा है। तो इसलिए मारुति का जो 5600 का कॉल है, और ये सारे कॉल है वो जून मंथली एक्सपायरी के हैं, तो 5600 का जो कॉल है लगभग 175 रुपए के आसपास चल रहा है, उसको लेने की सलाह रहेगी। और इस कॉल में आप 135 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में 250 रुपए तक टारगेट होना चाहिए। ओके, और ये जून महीने का 5600 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है, राइट? जी, 100 का क्या भाव में खरीदना है? 5600 का कॉल है, 100 का इसका लोड साइज है, 175 में लेना है, 135 का स्टॉप लॉस, 250 का टारगेट। परफेक्ट। तो 5600 का कॉल ऑप्शन जून महीने का खरीदिए, अभी 5450 के आसपास स्पॉट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो आप 150 रुपए ऊपर का कॉल ऑप्शन आप यहां पर खरीद सकते हैं। ये राय है चंदन जी की तरफ से मारुति खरीदने की। चंदन जी बताइए, मारुति के बाद दूसरा अल्ट्राटेक सीमेंट में रहेगा सर। अल्ट्राटेक सीमेंट काफी अच्छा सेटअप है, बड़े मोमेंटम के बाद में कल एक रेंज माउंट मूव था, बट उस रेंज में एग्जैक्टली रेजिस्टेंस को टेस्ट करके और रोल रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, और सारे सीमेंट काउंटर में मोमेंटम था। अल्ट्राटेक स्ट्रॉन्ग काउंटर है, रोल ओवर भी अच्छे हो रहे हैं, वॉल्यूम स्पाइक और डिलीवरी वॉल्यूम भी पिछले 4-5 दिनों में नोटिस कर रहे हैं। तो अल्ट्राटेक में जो 4000 का कॉल है जून एक्सपायरी का, वो लेने की सलाह रहेगी। 77 रुपीज अभी चल रहा है, 55 का स्टॉप लॉस और 115 का टारगेट। 115 कितने पे चल रहा है अभी? 77। ओके, 77 के आसपास। तो अल्ट्राटेक सीमेंट 3800 अभी चल रहा है, 4000 का कॉल ऑप्शन खरीदिए जून महीने का, 77 रुपए में, 55 रुपए का स्टॉप लॉस, 115 115 टारगेट। शुक्रिया चंदन जी, दो बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया पिक्स आपके लिए आती हुई दिख रही है चंदन जी की तरफ से, बहुत बढ़िया। ओके, आइए अब अगला स्टॉक जो एक्शन में है उन पर राय ली जाए। स्टॉक्स, अरे वाह, मार्केट तो मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहा है, 9450 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है निफ्टी पर, तो बहुत बढ़िया। निफ्टी पर कहीं कोई कमजोरी के संकेत नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग के संकेत है नहीं, लेकिन एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, वागले साहब जरा इसके चार्ट देखिए, ये 10% बढ़ा हुआ है आज, खाली शॉर्ट कवरिंग की वजह से बढ़ा है या कोई और वजह है, और कुछ किया जाए या छोड़ दें? इसके रिजल्ट्स भी आने वाले, वैसे मैं बता दूं आपको, एक मिनट आपकी जानकारी के लिए, कल आएंगे एनसीसी के रिजल्ट्स, बताएं वागले साहब। अनिल जी, ये बाउंस बैक है, इतना पक्का है, लेकिन आज के वॉल्यूम्स अच्छे हैं और ये बाउंस बैक थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। अभी 23 रुपये 25 पैसे 50 पैसे के आसपास है।
ये 25 साढ़े 25 तक जा सकता है, जो इसमें बड़ी मूव माननी चाहिए। और अभी भी थोड़ा अपसाइड बाकी है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। नतीजे कैसे आएंगे ये भी आपको बता दें। संदीप हमारे साथ तैयार है। संदीप बताइए, स्टॉक पे तो राय मिल गई वागले साहब की, नतीजों का आप अनुमान बता दीजिए। नतीजे अगर आप स्टैंडर्ड बेसिस पे देखें अनिल जी तो नंबर्स अच्छे नहीं रहेंगे और इनकी जो आय है वो 38% गिरेगी। कामकाजी मुनाफे में करीब 42% का ड्रॉप आएगा। मार्जिन जो पौने 12% थे वो घटकर 11% के नीचे आ जाएंगे और मुनाफे में भी आपको 56% का ड्रॉप देखने को मिलेगा। इतना तो आपको पता ही है, इनका जो कारोबार है उसका जो बड़ा हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश से आता है और जिस तरह से वहां पे सरकार बदलने के बाद इनके कई सारे ऑर्डर्स कैंसिल हुए थे, उसके बाद से ही आप देखिए एक तो नए ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं और दूसरा जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है उसको लेकर भी काफी ज्यादा देरी है, जिसका इंपैक्ट आप साफ तौर पर इनकी आय पे आते हुए दिखेंगे। ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो कामकाजी मुनाफा नहीं आएगा, मार्जिन भी टूटेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि जिस तरह से सीमेंट की कीमतें बढ़ रही हैं, बाकी रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट बढ़ रही है, उससे ओवरऑल इनका जो ऑपरेटिंग खर्च है वो कहीं ना कहीं इस बार बढ़ता हुआ दिखेगा। तो जिस तरह से लागत बढ़ रही है, मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा और मुनाफे में भी आप देखिए करीब करीब आधा हो जाएगा मुनाफा इनका 78 करोड़ रुपए के आसपास का। अब इंपॉर्टेंट ये होगा मैनेजमेंट की कमेंट्री में सुनना कि जो आंध्र प्रदेश के ऑर्डर्स हैं उन पे क्या अपडेट है, क्या नए ऑर्डर्स आना शुरू हो चुके हैं और जो पहले के ऑर्डर्स हैं क्या वहां पे कामकाज दोबारा शुरू हो चुका है, वर्किंग कैपिटल पे मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है और उसके साथ साथ लॉकडाउन हटने के बाद राज्यों का जो इंफ्रा पर खर्च है वो कितना तेजी से बढ़ता है और इनको कितने ऑर्डर इनफ्लो आते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो ये है आपके लिए एनसीसी के नतीजों का हाल जो आने वाले हैं कल। इस पर आप फोकस करिएगा। भारत फोर्ज, जरा इसके चार्ट देखिए श्रीकांत जी, ये स्टॉक बड़ा मजबूती के साथ ऊपर आया, 300 के पार 306 पे ट्रेड कर रहा है, 6% की मजबूती है। कोई राय रखते हैं इस पर आप? देखिए वैसे ये स्टॉक मुझे काफ़ी वीक लगता है, लेकिन चूंकि ऑटो सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है और साथ ही साथ जितने भी यूरोप से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा एक बाइंग मोमेंटम देखा है, तो मुझे लगता है शायद इसमें भी एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड बन सकता है और शॉर्ट कवरिंग के ट्रेंड में ये स्टॉक 320 या 322 के लेवल्स को छू सकता है, क्योंकि प्रीवियस जो इसके हाइस थे वो 322 से लेकर 325 के बीच में ही थे। तो करंट लेवल से काफ़ी छोटा सा एक स्टॉप लॉस है, 299 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है और हम 320 और 325 ये दो टारगेट्स के लिए इसमें तेजी का काम कर सकते हैं। ओके, तो ये राय है आपके लिए भारत फोर्ज पर इस वक्त आती हुई स्टॉक में श्रीकांत जी की तरफ से। ओके, इन्फो एज, जरा इस पर राय दीजिए। कुणाल जी, आपका स्टॉक आज सुबह का आपने चार्ट कॉर्नर में बताया था 2535 के आसपास, ये स्टॉक डे हाई पर आ गया है, 2565 2575 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट ले लिया जाए या कल के लिए कैरी करना है, बताइए जरा। अनिल जी देखिए, हमारे इंट्राडे लक्ष्य तो आज हासिल होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी इसको अनिल जी होल्ड किया जा सकता है। इंट्राडे ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन जो पोजिशनल बेसिस पर इसको रख सकते हैं, मुझे लगता है कि अभी भी रखें। स्टॉक में 2700 रुपए तक जाने का मादा दिखता है, तो इन स्तरों पर भी खरीद करके चले। 2525 पर एक रिवाइज स्टॉप लॉस रख लें और ऊपर जो टारगेट है वो 2680 2700 का होगा, तो 2680 के टारगेट के लिए मेरी राय में बने रहना चाहिए उनको, जो कि पोजिशनल बेसिस पर होल्ड कर सकें। बंसल जी, आपने कुणाल जी के साथ मिलकर इन्फो एज पे कॉल दिया था, ये कुणाल जी तो मान नहीं रहे हैं, बोल रहे कल के लिए रखें। आज ही करवा दो ना बुक, फिर आप वो बोलेंगे जिनका हाजमा कम है वो आज ही ले लें, जिनका हाजमा ज़्यादा है, ऐसा कुछ करना चाहिए बंसल जी? देखिए अनिल जी, कुणाल जी की ट्रोलिंग थोड़ी कम होती है। मैं उनकी जगह होता तो शुरू में बोलता कि मुनाफे को बांध लेना चाहिए, और अगर कोई तब भी अनिल जी मुनाफे को बांधना नहीं चाहता है तो 2535 2535 का स्टॉप लॉस लगा ले, बेहतर होगा। प्रॉफिट बुक कर ले, दूसरी अच्छी चीजें हैं, कल नई चीजें मिलेंगी तो उनको देखना चाहिए। अच्छा जैन साहब, आपसे एक सवाल है। देखिए कॉल्स तो दोनों कुणाल जी और राकेश जी एक साथ देते हैं, मैक्सिमम चार्ट कॉर्नर होते हैं, तो ये ट्रोलिंग जो होती है सारी की सारी बंसल जी की क्यों होती है, कुणाल जी की क्यों नहीं होती? जैन साहब, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहता हूँ। देखिए वो क्या होता है, एक तो देखिए बंसल जी के जो फॉलोअर्स हो करीब 81,000 करीब है, मैंने कल परसों ही देखा था, मतलब जबरदस्त फॉलोइंग पेज है, और कुणाल जी के भी अच्छे खासे आई थिंक 50 प्लस होंगे, तो थोड़े ही पीछे हैं, बट ठीक है।
तो मुझे ऐसा लगता है एक तो रीजन ये भी है, उस रेशियो में, उस अनुपात में तो थोड़े एक्स्ट्रा होंगे ही। और बाकी कई बार क्या होता है, जब चाहते हैं ना लोग जिसको ज्यादा, कई बार मैं ये नहीं बोले कुणाल जी को नहीं चाहते हैं, उसकी वजह से भी ट्रोलिंग हो जाती है। सो रीजंस दोनों ही है। और जब ट्रोल होने लगते हैं और वो होने लगते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत पॉपुलर हो रहे हो। और वैसे भी देखिए जी बिजनेस की जो ट्विटर पे जो प्रेजेंस है और जी बिजनेस के जो सारे एनालिस्ट है, सबकी जो प्रेजेंस है वो जबरदस्त हो गई है। मतलब मैं देख रहा हूँ कई लोगों को ट्रैक भी किया भी इन दिनों में, और काफी जब लॉकडाउन है तो थोड़ा सा शाम को बैठ के देखते भी हैं, और इन दिनों में ट्विटर में भी थोड़ा एक्टिव होने लगा हूँ। तो इट इज रियली इंटरेस्टिंग। एंड बंसल जी तो एक मेरी एनिवर्सरी पे ट्वीट किए थे। भाई साहब आप तो है ना, जैन साहब आप तो ग्रेट है, मतलब आप जैसा तो ट्विटर पर कोई एक्टिव ना हो तो बढ़िया है। जैन साहब तो सबको मोबाइल नंबर बांटते रहते हैं ट्विटर पे। वैसा एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा फोन नहीं लगेगा, ये पक्का होने वाला है। इतने फोन आएंगे आपको। बट एनीवे, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप ट्विटर पे सबके लिए अवेलेबल है। ये काबिले तारीफ है, ये काबिले तारीफ है वाकई में, क्योंकि इतना वक्त उन लोगों के लिए निकालना जो कि अनजान है, जो आपको नहीं जानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, उनके लिए इतना वक्त निकालना, मोबाइल नंबर खुलेआम देना, सर मेरे लिए तो बस की बात नहीं है। समय की भी सीमा रहती, थोड़ी दिक्कत रहती है, बट फिर भी इतना करना ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इतना समय निकालते हैं, जेन्युइनली लोगों की मदद करना चाहते हैं। जैसा ये बड़ी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं जी। एक और स्टॉक जो मजबूती से ऊपर आया वो है बॉश लिमिटेड। है तो वैसे इलिक्विड स्टॉक, लेकिन जो विदेशी कंपनियों के शेयर हैं, जैसे अभी हम भारत फोर्ज का भी जिक्र कर रहे थे, मदरसन सुमी का जिक्र कर रहे हैं, ये सारी ऑटो इंसुलरी कंपनियां अब बढ़ती हुई दिख रही है। तो जैन साहब, क्या ऑटो कंपनियों के पीछे ऑटो इंसुलरी चल रही है या फिर इनके लिए कोई और रीजन है? नहीं, ये भी एक रीजन है कि ऑटो जब चल रहे हैं तो उनके पीछे ये चलेंगी सर्टेनली। देखिए एंसिलरी है तो नाम में ही है। और दूसरी बात ये भी अनिल जी, बहुत पिट चुके थे ये मार्केट, जब चल रहा था तब भी ये चले नहीं थे। उसके पहले भी सबसे पहली पिटाई जो हुई थी वो ऑटो और ऑटो इंसुलरी में हुई थी। तो एक वो डबल कुशन मिल रहा है कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने टिमकेन इंडिया है, जो कुणाल जी राकेश जी भी काफी बार दे चुके हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उसको मैंने रिसेंटली रेकमेंड किया। हालांकि वो अभी तक मेरे टारगेट्स और इनके आसपास नहीं आया। मॉर्निंग शो में दिया, वैपको टीवीएस दिया था, वो बहुत बढ़िया चलने लगा, इनफैक्ट अभी हाइज भी बना रहा है। मुझे लगता है मुंजाल ऑटो, अगर हीरो मोटोकॉर्प चलता तो सर्टेनली मुंजाल ऑटो भी अच्छा परफॉर्म करता। मुंजाल शुआ थोड़ा सा कम परफॉर्म करता, बट अच्छे हैं। तो ऑटो इंसुलरी में बहुत सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए और वाकई में वहां पे आइडियाज पिटी है। बट एमएनसी ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स में ये टिमकेन और वैपको ने अच्छा परफॉर्म किया है। और मुझे ऐसा लगता है बॉश भी जिस तरीके का फंडामेंटल्स है, भले वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लीजिए, पी मल्टीपल्स भी अपने हाइज से काफी नीचे, ऑलमोस्ट अपने लोज से 10-15% ऊपर और हाइज से काफी अराउंड 50-60% नीचे, तो कुशन तो देता है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जिन्होंने ले रखा है वो लेके रखें। और बाउंस बैक के भी ये अच्छे प्लेस बन सकते हैं विद गुड स्टॉप लॉसेस, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस जरूर रखें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अनिल जी की एक बार भले ही डिमांड और ये सब रीओपनिंग की वजह से, पेंटअप डिमांड की वजह से चीजों की सेल्स आ सकती है, बट सस्टेनेबल डिमांड को देखना है कि किस तरीके से माहौल बनेगा आगे, किस तरीके से जीडीपी में ग्रोथ आएगी, किस तरीके से डिमांड में रिवाइवल आएगा। वो सारी चीजें अभी भी क्वेश्चन मार्क है। आई विल नॉट दैट बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट थिंग्स। वाह, क्या बात है। तो ये है आपके लिए राय। आइए अब फोकस करते हैं एक और स्टॉक पर जो बताने वाले हैं श्रीकांत जी। श्रीकांत जी के लिए बिगुल BTS डबल टी का। श्रीकांत जी बताएं सर। अनिल जी, देखिए मुझे लग रहा है कि एक नेस्ले इंडिया में काफ़ी अच्छा तेज़ी का फॉर्मेशन बन रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे बॉटम में काफ़ी अच्छा एक बाइंग हुआ है। और अगर ये राउंडिंग बॉटम अगर अपना टारगेट अगर पूरा कर लेता है तो हम 18,000 के भी लेवल्स देख सकते हैं। करंट लेवल्स है 17,000 के करीब के, 16,900 16,950 के करीब के लेवल्स हैं। तो करंट लेवल से मुझे लगता है इसे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक का है, 16,700 का हमें स्टॉप लॉस रखना है। और यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे, सबसे पहले टारगेट्स रहेंगे 17,500 के और उसके बाद रहेंगे 18,000 के। तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। साथ ही साथ अगर आप अनिल जी बाकी FMCG स्टॉक्स में भी देखेंगे तो ब्रिटानिया ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई को क्रॉस कर चुका है। हिंदुस्तान लीवर में काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बना है। तो शायद मुझे लगता है कि 1-2 दिन अगर शायद NBFCs या बाकी स्टॉक्स में अगर एक पॉज देखने मिले तो शायद जो FMCG करेक्ट हो चुके थे स्टॉक्स, उनमें एक तेजी बन के मार्केट एक नई ऊंचाई छू सकता है। ठीक बात है। तो ये
स्टॉक है जो श्रीकांत जी को पसंद है, नेस्ले। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 16,950 के आसपास, 16,700, 16,700 स्टॉप लॉस, 17,500, 17,500 पहला टारगेट, 18,000, 18,000 दूसरा टारगेट। अच्छा, ये तो होगी आपकी नेस्ले की स्टडी। बसिन साहब फुल फॉर्म में मतलब अभी लगे तो उनका बस चले तो 1 से लेकर 11 नंबर तक हर लेवल पर बैटिंग करते रहे, नॉट आउट रहे, वैसा अभी उनका फॉर्म है जबरदस्त वाला। तो बसिन साहब अभी से बस 5 मिनट भी नहीं, 3 बज गए ना, हाँ, बस आने की तैयारी में अपने BTST कॉल्स वो लेकर आएंगे, आप उनका इंतजार कीजिए। तब तक जल्दी से एक बार आपको बता दें कि चाइना की तरफ से एक स्टिमुलस पैकेज, राहत पैकेज की तैयारी हो रही है। जी हाँ, चीन की सरकार एक बड़ा राहत पैकेज देने की तैयारी कर रही है। इससे किन शेयरों पर असर पड़ेगा हमारे यहाँ, ये बताने के लिए पूरी रिसर्च और डिटेल्स लेकर आए हैं संदीप ग्रोवर। संदीप बताइए। देखिए अनिल जी, इस बार ये जो पैकेज है उसका अमाउंट अगर आप देखिए तो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ डॉलर का, यानी कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का ये जो पैकेज है उसका अनाउंसमेंट चाइना की ओर से हो सकता है। पहली बार नहीं हो रहा है, पिछले हफ्ते भी 22 मई को भी इन्होंने 672 अरब डॉलर का एक जो पैकेज है उसका अनाउंसमेंट किया था, और माना जा रहा है कि लेकिन इस बार का जो राहत पैकेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी वाइज चाइना और बाकी कंट्रीज वाइज को काफी ज्यादा समझे जा रहे हैं। क्योंकि अगर चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ज्यादा निवेश करती हुई दिखेगी, वहां पे इम्पटस बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कई सारे ऐसे सेक्टर है जिनमें इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। और अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना का जो सीमेंट सेक्टर है, मेटल सेक्टर और जो सीवी सेक्टर है, इस पैकेज के एंटीसिपेशन में ही आप देखिए वहां पे जो हलचल है काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। चाइना वैसे ही आपको बता दे मेटल और तेल गैस सेक्टर पर अगर आप देखें, मेटल का इनफैक्ट सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और उसका उत्पादक भी है, और जहां तक तेल गैस की बात है तो सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो उस लिहाज से अगर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी इंप्रूव होती है, इतना बड़ा पैकेज आता है, तो ये कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पे काफी ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। अब जो पहले पैकेज दिया गया था, अब उसके बाद इस पैकेज की जरूरत क्यों है? जो 672 बिलियन डॉलर का पैकेज पहले आया था वो इनकी जीडीपी के करीब 8.5% के आसपास का था। यूएस जैसी और बाकी इकोनॉमीज में आप देखिए भारत में भी 10% के आसपास का पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ। और जो पहला पैकेज था अनिल जी, वो ज्यादा लिक्विडिटी के ऊपर फोकस था, जो लोकल सरकारें हैं उनको कैसे फंक्शनिंग में लाया जाए उसके ऊपर ज्यादा फोकस था। इस बार का जो पैकेज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा रिलेटेड है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो उस लिहाज से देखा जाए, अगर चाइना की इकोनॉमी चलने लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा, तो इंडिया की जहां तक बात है तो मेटल स्टॉक्स सबसे पहले चलते हुए दिखेंगे, जिसमें आप वेदांता, नाल्को, हिंडाल्को, टाटा स्टील, सेल, JSPL, JSW स्टील जैसे स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। टाटा मोटर्स का बहुत बड़ा एक्सपोजर है जहां तक JLR के जरिए, इसके अलावा मदरसन, सुमी, और तेल गैस की जहां तक बात है, अगर तेल की वहां पे खपत बढ़ती है, कीमतें में इजाफा होता है, तो ONGC ऑयल इंडिया, यहाँ पे भारत में 2 उत्पादक कंपनियां हैं। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि काफी ज्यादा इंपैक्ट होते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है चीन के राहत पैकेज से कई सारी ऐसी कंपनियां जिनका कारोबार चीन से जुड़ा हुआ है, उन पर पड़ेगा असर। स्पेशली टाटा ग्रुप की कंपनियां, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ये हैं। मेटल स्टॉक सारे प्रभावित होंगे, ऑयल एंड गैस वाले भी प्रभावित होंगे। बसिन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, बस उनसे हमने एक बार तो कांटेक्ट कर लिया था, शायद कट गया, वापस से फ़ोन लगाया जा रहा है। 2-3 मिनट में हम उनके पास फिर से पहुंचेंगे, जुड़ेंगे, बात करेंगे। लेकिन इस बीच 10-10% बढ़ने वाले शेयरों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। 3 स्टॉक ऐसे हैं जो अब 10% बढ़ चुके हैं। जी एंटरटेनमेंट, NCC जो कल रिजल्ट देने वाला है, उज्जीवन जो आज जो रिजल्ट दे चुका है। तो ये सारे स्टॉक्स मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए। जस्ट डायल एक और स्टॉक है जो सुबह वागले साहब की पिक थी। जस्ट डायल, वागले साहब सारे टारगेट आ गए क्या? प्रॉफिट बुक करना है, स्टॉप लॉस टारगेट क्या है अभी, रिवाइज बताइए जरा। अनिल जी 84 के मैंने 84-85 तक के टारगेट्स बताए थे, अभी 84-50 का है लगाया है, तो प्रैक्टिकली टारगेट आ गया है। बट मुझे पैटर्न अभी भी अच्छा लगता है, किसी को होल्ड करना है पोजिशनली, मुझे ये 400 तक जाते हुए दिखता है, से 1 से 2 दिन में। ओके, चलिए ये बहुत बढ़िया, ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा रिस्की भी है। वागले साहब बुक करवा दो ना आज ही। हाँ, बुक 84 के आसपास बुक कर लेना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, बस फिर ठीक है, चलिए। ओके, बसिन साहब हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर, और बसिन साहब के लिए बिगुल करते हैं उनसे बात। उनके BTS से जुड़ चुके हैं बसिन साहब। ओके, बिगुल, थोड़ा सा कनेक्शन का मामला थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है आजकल, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो बस थोड़ी सी देर में वो हमारे साथ होंगे। एक कनेक्ट हो चुके हैं। अब बसिन साहब के लिए बिगुल और लेते हैं उनकी BTST कॉल।
वसीम साहब एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपका तो एकदम मिडास टच जो आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले 2:15 बजे कि 9,500 की तरफ निफ्टी बढ़ेगा क्लोजिंग में, एग्जैक्टली उसी तरफ बढ़ रहा है। डे हाई पर बंद होने की तैयारी में है, 9,482-83 हो चुका है, तो क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया मिल रही है। इसकी भी आपको एक बार फिर से बधाई। बताएं सर, BTST के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर बता रहा हूँ, इससे पहले एक अपडेट दे दूं कि आपको आज सुबह दिया था रिलायंस 1455 में, वो 1480 मार गया है। अगर आप इंट्राडे हैं तो बुक कीजिए। 472 में वोल्टास का था, वो 489 मार गया है। तो इंट्राडे अगर आप ट्रेडर हैं तो प्लीज लर्न टू बुक प्रॉफिट्स आल्सो इंट्राडे। उसके अलावा आप कहें तो मैं अब आपको BTST दूं सर कल के लिए। बिल्कुल 100% सर, इंतजार है, बताइए सर। सर तो पहला है टाटा मोटर। टाटा मोटर ने ऑटो रैली में कुछ नहीं किया, और अभी मैं आपके यहाँ से भी सुन रहा था कि चाइना की तरफ से एक बहुत बड़ा पैकेज आने वाला है। द सोल एंड द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एनी ऑटो और पैकेज इन चाइना विल बी टाटा मोटर। टाटा मोटर माने ये 85 रुपए के भाव पे बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। तो 85 पे लीजिए, 85, 85.50, इसमें स्टॉप लॉस रखिए 82.25 का, और 95 to 97 का भाव आना चाहिए टाटा मोटर में। ओके, टाटा मोटर्स अभी 86 हाफ के आसपास ट्रेड कर रहा है। 85 से 86 हाफ की रेंज में धीमे धीमे एक्यूमुलेट कीजिए, नीचे आए तो और लीजिए, थोड़ा अभी ले लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है नीचे भी मिल जाता है, कई बार नहीं भी मिलता है। तो आप अपना वो एंट्री एग्जिट थोड़ा सा ध्यान में रखें। जैसा भी वसीम साहब बोल भी रहे थे, इंट्राडे में शेयर इतना भाग जाते हैं, 5-5, 7-7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बताते हैं, तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करने का भी सिस्टम आना चाहिए। हर बार लेवल पकड़ के ना बैठे रहें, एंट्री और एग्जिट के लिए थोड़ा अपना भी दिमाग का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 82.25 स्टॉप लॉस का लेवल है, वो जरूर ध्यान में रखें। और 90 जो जनरली वसीम साहब के कॉल्स में आपको जरूरत पड़ती नहीं, भूल जाते हो आप, जरूरत नहीं पड़ती, अच्छी बात है। 95, 97, 97 रुपये, 95 रुपये, 2 टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। ये है आपके लिए राय इस वक्त टाटा मोटर्स पर। और टाटा मोटर्स से याद आया वसीम साहब, ये तो 200 रुपये ये भी बढ़ गया आज। मारुति भी 5450, 5500 आपके टारगेट सारे आ गए मारुति के भी। सर देखिए, 2 हफ्ते में सारी मायूसी, सारे चैनल मंदी 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 कर रहे थे। मैंने अपने आप को थोड़ा एक्सपोज किया है, लेकिन आपकी कुछ गुड विशेस से देखिए जी बिजनेस वालों ने फायदा उठाया है। आपको बोला था 93, 95 पे एक्सपायरी 95 पे ही हो रही है, और ये मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपके चैनल पे है अनिल जी, के मैं एक बुल था जो जिसने आपको कहा, और लोगों ने देखिए आपके सामने है 5170 वाला 5500 होने को हो रहा है, और एक दिन लगा है अनिल जी। आप एक बुल नहीं थे सर, एक मात्र बुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखिए तेजी और मंदी तो देखिए चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात वसीम साहब जो है, जो हम सब अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में, वो ये कि आप जो कुछ बोलते हैं ना वो ठोक बजा कर एकदम खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। ऐसा नहीं वो गोल गोल जलेबी नहीं बनाते कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी होता है। सही गलत पढ़ना अपनी जगह, लेकिन क्लियर कट एकदम प्रिसाइज एडवाइस देना वो बड़ी बात है। इसके लिए वाकई में आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, टाटा मोटर्स के अलावा दूसरा और कोई स्टॉक है सर? हाँ सर, दूसरा मेरा ये छोटा स्टॉक है, लेकिन ये आउट परफॉर्म करेगा, इस पे आप बने रहिए। BHEL 26.5, 26.5 का भाव है, इसमें आप 25 रुपये 45 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए, और इसका मुझे लगता है अगले हफ्ते तक 30 से 32 रुपए का टारगेट होना चाहिए। तो BHEL इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। आप 25-45 का स्टॉप लॉस रखिए, 26.5, 26.5 में लीजिए, 30 से 32 का टारगेट। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। तो ये है राय आपके लिए भेल में खरीदारी करने की। 26, 26.5 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। 25 रुपये 45 पैसे का स्टॉप लॉस, 25, 45, 30, 32 टारगेट्स भी बड़े बड़े हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक आध 1.5 रुपए के टारगेट्स हो, 10-10, 20-20% ऊपर के टारगेट वसीम साहब आपको देते हैं, तो पैसा भी पूरा बनता है, जमकर बनता है। वसीम साहब 2 ही हैं BTST या और भी? नहीं सर, बस 2 ही हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। सुबह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, और कल आपसे आपकी और बेहतरीन पिक्स हम लेंगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। आइए, वसीम साहब की तरफ से पिक्स हो चुकी है। माय गॉड, आज 4 और 3, 7 सबके सब बाय कॉल्स, गजब है। ओके, आइए अगला बिगुल BTST का वागले साहब के लिए। जी सर बताएं। अनिल जी, आज IT बिल्कुल भी चला नहीं है, और HCL टेक ने एक अच्छा पैटर्न बनाया है। मैं यहाँ पर HCL टेक को बाय करने की सलाह दूंगा। BTST के लिए कैरी करके चले। 539 का करंट भाव है, 533 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए,
और मुझे लगता है ये 15 से 20 रुपए की मूव कल दे सकता है। 555 टू 560 तक के अप मूव के लिए मैं प्ले करूंगा। ओके, वागले साहब एक बार जरा स्टॉप लॉस टारगेट फिर से बताएं, क्या रखने हैं? अनिल जी 533 का स्टॉप लॉस होगा और 560 तक के टारगेट्स मुझे दिखाई देते हैं। 560। ओके, ये है आपके लिए खरीदारी करने 560 का टारगेट आपके लिए एचसीएल टेक में। ये राय है वागले साहब की तरफ से आती हुई खरीदारी की। बाजार बेहद मजबूती के साथ डे हाई पर ट्रेड बंद होने की तैयारी में निफ्टी में। अब थोड़ा निफ्टी की पिछड़न कम हुई है, बैंक निफ्टी जरूर ब्रेक लगाता हुआ दिखा, लेकिन निफ्टी अभी भी मजबूत है और अच्छा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लाइसेंस के लिए स्पार्क को $2 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया है। अच्छा, ये किसने किया भाई? स्पार्क। अरे स्पार्क का क्या नाम है आपका? सुमित जी, आपका फेवरेट स्टॉक स्पार्क, इसके लिए अच्छी खबर है ये, जरा इसके चार्ट देखिए। अनिल जी चार्ट अच्छे लग रहे हैं, स्टॉक के अंदर मोमेंटम ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। स्टॉक अभी डे हाई के पास ही चल रहा है और स्टॉक में पिछले 7-8 दिनों के हाई टूटे हैं। तो जिस तरह से कैंडल फॉर्म हो रही है उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक रुकने वाला नहीं है। स्टॉक यहाँ से अच्छा अपमूव दिखाएगा। 135, 136 का अभी भाव है, यहाँ से और भी ऊपर के मूव देखने को मिल सकते हैं। और चार्ट्स के अकॉर्डिंग ये स्टॉक ऊपर में 140 का लेवल तोड़ने के बाद 148 से 150 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। 140 इंट्राडे हर्डल है, वो टूट जाएगा, उसके बाद 145 से 150 जल्दी ही देखने को मिलेगा स्पार्क के अंदर। ओके, ये है आपके लिए स्पार्क पर रहा है। आइए अगला कॉल BTS डबल टी का श्रीकांत जी के लिए। श्रीकांत जी बताएं सर। हाँ जी, देखिए यहाँ पे वैसे 2 स्टॉक है और मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना है। सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर कोई स्टॉक अगर लेके जाना है तो वो TCS लेके जा सकते हैं, क्योंकि आज TCS में काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन हुआ है और नैरो रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल से कुछ 2004 के करीब के, इसे करंट लेवल से बाय करें। स्टॉप लॉस हमें रखना है 1970 रुपये का, 30 रुपये का स्टॉप लॉस है और टारगेट्स रहेंगे 2100 रुपये के। साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक टाइटन एक स्टॉक है कि जहाँ पे अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम बन रहा है और मुझे लगता है ये लास्ट 15 मिनट में भी काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। तो करंट लेवल से इसे बाय करें। 900 के करीब की अभी ये प्राइस है इसकी कैश में। स्टॉप लॉस हमें रखना है 887 का और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 930 रुपये के। स्टॉप लॉस क्या है इसका टाइटन का सर? 887 स्टॉप लॉस है 887 का जी, बिल्कुल। ओके, 887 का स्टॉप लॉस, 930 का टारगेट, 900 के आसपास खरीदारी करने की राय टाइटन में। ये है आपके लिए इस वक्त खरीदारी आती दिख रही है। टाटा ग्रुप की दोनों ही कंपनियां पसंद है श्रीकांत जी को, TCS और टाइटन। आइए कुछ ही देर में आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से पिक ऑफ द डे भी आएगा, वो स्टॉक जो कल के लिए आज ही आपको ट्रेड करना है। कुणाल जी अगर आप तैयार हो तो मैं अभी आ जाऊं आपके पास। अनिल जी नेकी और पूछ अभी आ जाइए। मैं हमेशा नेकी पूछ के ही करता हूं, तो नेकी भी कर रहा हूं और पूछ भी रहा हूं। कुणाल जी और राकेश जी के लिए पिक ऑफ द डे का बिल्कुल अलग वाला, सुबह वाला। जी हाँ बताएं सर। देखिए अनिल जी, स्टॉक वही है जो अभी वागले जी ने दिया। HCL टेक, जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, क्लियर ब्रेकआउट 540 के ऊपर देखने को मिल रहा है। कल आईटी में एक रैली थी, सुबह थोड़ा सा लूज हुआ आईटी, बट आज दोबारा से ठीक हो रहा है आईटी। और HCL टेक एक क्लियर बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है। और जैसा वागले जी ने बोला, 15-20 रुपए का अपमूव यहाँ पर कल में फर्स्ट हाफ में देखने को मिल सकता है। तो HCL टेक को मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स देखें तो उसमें भी एक बड़ा ब्रेकआउट है। तो अब जो तेजी बनेगी वो आईटी लेड होगी ऐसा लग रहा है। तो इन स्तरों पर HCL टेक को बाय करके चलना चाहिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो 532 रुपए पर 532 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 555 रुपए का और दूसरा टारगेट 563 रुपए का होगा। तो 555, 563 के टारगेट के लिए HCL टेक पे खरीदारी कराए। आपके लिए खरीदारी की राय है HCL टेक पर 555, 563 ये दो टारगेट, 532 का स्टॉप लॉस।
पिक ऑफ द डे कल के लिए आज ही कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से, और थोड़ी देर पहले वागले साहब को भी आया ये पसंद। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई ये BTSTT है, BTSTT सुमित जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, आईटी स्टॉक्स का बात चल रहा है। कोइंसिडेंटली मेरे पास भी आईटी स्टॉक ही है और स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा एक कंसोलिडेशन मोड में है और इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट मेरे को लग रहा है कि अब टेक महिंद्रा में देखने को मिलेगा। कल का हाई स्टॉक में ब्रेक हुआ है। आज वॉल्यूम्स भी लास्ट 2 दिनों के ऊपरी लेवल पे वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। 528 529 इसका स्पॉट लेवल के हिसाब से अभी भाव चल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि टेक महिंद्रा में यहाँ से 1 से 2 दिनों में एक अच्छा स्पर्ट देखने को मिल सकता है। टेक महिंद्रा के अंदर ऊपर में 540 550 रुपए तक के मूव 1 से 2 दिनों में या 2 से 3 दिनों में टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे खरीदारी करें टेक महिंद्रा में। नीचे में 515 517 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 540 550 के टारगेट्स के लिए टेक महिंद्रा में खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आईटी स्टॉक्स लीडरशिप लेते हुए देख रहे हैं। जस्ट 10 मिनट बाकी हैं एक्सपायरी के लिए। निफ्टी 9500 छूने के लिए तैयार है। सही टाइम है अनिल जी से उनकी स्ट्रैटेजी जानने का। और अनिल जी, जैसे ही हम बात कर रहे हैं लग रहा है कि 9500 आने वाला है स्क्रीन पर। मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, डाउ फ्यूचर सर 100 अंक ऊपर है, अनचेंज है लास्ट टाइम की तरफ से। नैस्डैक फ्यूचर्स अभी भी दबाव में है और यूरोप के बाजार सर आधा से 1% ऊपर है। जी, तो दीप एक चीज तो ये कि आपको अपनी तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए। बहुत बढ़िया मजबूती के साथ बाजार बंद हो रहे हैं 9500 पर। कल फ्रेश खरीदारी करनी होगी, कल देखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 9500 निफ्टी जो है वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दूसरा, बैंक निफ्टी जो है 19200 के आसपास है इस वक्त है। यहाँ पर मैं आपको राय ये दूंगा कि यहाँ भी आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तेजी की पोजीशन में, और कल फ्रेश पोजीशन बनानी होगी तो कल देखेंगे हम। 2 दिन से डाउ काफ़ी मजबूती के साथ बंद हुआ है। आज डाउ फ्यूचर्स में बहुत बड़ी तेजी है नहीं तो थोड़ा, और हमारे यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल चुका है। जो लोग बड़े एग्रेसिव हैं वो पुट खरीद सकते हैं, अदरवाइज आप तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके जाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं रिस्क लेना चाहते हैं, 9400 का पुट निफ्टी में खरीद लीजिए और 19000 का पुट बैंक निफ्टी में खरीद लीजिए। जो लोग ज़्यादा क्या कहना चाहिए, जिनके पास ज़्यादा मार्जिन भरने की ताकत है, उनके लिए एक बढ़िया इंटरेस्टिंग ट्रेड हो सकता है दीप। 19200 का बैंक निफ्टी का पुट और कॉल दोनों बेचिए, लगभग 950,000 रुपये आपको मिलेंगे। दोनों पुट और कॉल दोनों 19200 का, जहां पर इस वक्त बैंक निफ्टी, तो यानी कि आप 1000 रुपये ऊपर 1000 रुपये नीचे तक बैंक निफ्टी में सेफ हैं। अगर कल बजाय 1000 रुपये ऊपर भी बैंक निफ्टी खुल जाए तब भी आप सेफ है, 1000 रुपये नीचे खुल जाए तब भी आप सेफ है। तो 19200 का पुट और कॉल दोनों आप बेचकर प्रीमियम बना सकते हैं। दोनों की इस वक्त जो प्रीमियम है, तो एक बार श्रीकांत जी आप चाहें तो बता दें, 19200 का पुट और कॉल अगर दोनों ही बेचा जाए तो कितना 950,000 रुपये के आसपास की प्रीमियम बनेगी क्या? इस वक्त के लेवल्स के हिसाब से बताएं तो मेरा पॉइंट सिंपल है, खुली खरीदारी की पोजीशन इंडेक्स में बना के जाना थोड़ा सा रिस्की है। 2 दिनों की अच्छी तेजी के बाद शॉर्ट कवरिंग हो चुकी, कल आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं मिलेगा, सीरीज भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अब फ्रेश खरीदारी सिर्फ इस लिहाज से। हाँ, अगर ग्लोबल मार्केट से भाग जाए कि यूएससी 300-400 पॉइंट ऊपर हो, डाउ फ्यूचर्स कल ऊपर खुले, वो तो खैर पता नहीं, तो वो अगर आपका व्यू है तो एक अलग बात है। अदरवाइज मेरा व्यू बहुत क्लियर है, प्रॉफिट बुक करके आज जीरो करके जाइए पोजीशन, कल देखेंगे। और अगर जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं 9400 का पुट खरीदिए, 19000 का पुट खरीदिए। जिनके पास ज़्यादा मार्जिन की ताकत है 19200 का पुट और कॉल दोनों बेचिए। जी श्रीकांत जी, कितने में बन रहा है ये पेयर? बिल्कुल, देखिए जो आपने बताया कि 9200 का जो कॉल है, वो तो बिल्कुल जो ट्रेड कर रहा है वो 278 रुपये पे ट्रेड कर रहा है ये। और अगर आप 9000 के जो पुट की बात कर रहे हो तो वहाँ पे भी जो कैलकुलेशन है वो आपका सही है। वहाँ पे जो चल रहा है वो कैलकुलेशन के हिसाब से कि पुट के रिजल्ट आ गए हैं
और रिजल्ट मैं आपके सामने रख दूं, टीवीएस मोटर्स में 134 करोड़ से मुनाफा घटकर 74 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफे का आंकड़ा आया है। 3-3.5% मजबूत है स्टॉक। और सुमित जी आप ही बताइए, क्योंकि आपने कहा भी था कि रिजल्ट के पहले भी मैं खरीदूंगा और मैंने जबरदस्ती भी करवाया, लेकिन आपने बिना जबरदस्ती माने भी खरीदने की राय दी थी। डे हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है टीवीएस मोटर्स, रिजल्ट के बाद भी मजबूत है। जल्दी से लेवल और टारगेट बता दीजिए सर। अनिल जी बिल्कुल सेम उसी तरह से खरीदारी ही देखने को मिल रही है। अभी रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक वहीं पर ही ट्रेड कर रहा है 333 के आसपास। ऊपर में 340 का इमीडिएट हर्डल और रेजिस्टेंस है, वो टूटने के बाद इसमें और कन्विक्शन बढ़ेगा और नीचे में 320-21 के आसपास का सपोर्ट है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें। रिजल्ट का मेरे को लग नहीं रहा कि स्टॉक के अंदर कुछ भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल। तो चलिए, ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स पर आय यहाँ पर घटकर आई है। 3481 करोड़ का आय का आंकड़ा है, जैसा कि अनुमान था आय का। मुनाफा अनुमान से थोड़ा सा कम आया है, हमारा 85 करोड़ का अनुमान था, 74 करोड़ के आसपास का मुनाफे का आंकड़ा है। कामकाजी मुनाफा 308 करोड़ से घटकर 245 करोड़ के आसपास का रहा है। तो ये है आपके लिए बिल्कुल राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। और इस वक्त भसीन साहब का टारगेट निफ्टी का 9500 का आ गया है, डीप 9511 हाई बना दिया है। तो भसीन साहब के लिए स्टैंडिंग ओवेशन, टारगेट उनके हासिल हो चुके हैं। बहुत ही गजब, सुपर डुपर कॉल, इसमें कोई डाउट नहीं, मानना पड़ेगा। जबरदस्त फुल फॉर्म में एकदम सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और धोनी की मिक्स फॉर्म चल रही है। तीनों की मिला के जो मिक्स फॉर्म बनती है ना, वो भसीन साहब की फॉर्म चल रही है इस वक्त। तो गजब। तो सारे के सारे टारगेट्स उनके आते हुए इस वक्त आपको दिख रहे हैं। कल सुबह आएंगे तो मुझे याद दिलाना, ये मुझे भसीन साहब को बोलना है कि आपकी जो फॉर्म चल रही है वो तीनों को मिला के चल रही है। ओके, इस बीच 9500 के आसपास है, निफ्टी बंद होने की तैयारी में है बाजार। उससे पहले 5 मिनट जो बाकी है, थोड़ा सा और अपडेट ले लिया जाए। इस वक्त मुनाफे का आंकड़ा 74 करोड़, कामकाजी मुनाफा थोड़ा सा घटा है, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अंदाज है पहले से कि इसी तरह के कमज़ोर रिजल्ट्स रहने चाहिए। शायद इसी वजह से स्टॉक रिएक्शन ठीक देते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। Naukri.com, इन्फो एज, कुणाल जी आपका स्टॉक तेज दौड़ लगा रहा है, टारगेट 7%। ओह, ये तो भागे जा रहा है, क्या करना है आज? प्रॉफिट बुक कर लें। अब तो आ गए आपके सारे टारगेट्स, अभी भी बाकी हैं कुणाल जी। देखिए अनिल जी, इसीलिए मैं कह रहा था कि होल्ड करके चलना है, प्रॉफिट बुक करने की जल्दी ना करें। अभी भी मुझे लगता है अनिल जी और ऊपर के लेवल्स आएंगे और मुझे लगता है 2650 2700 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो बिल्कुल होल्ड करके चले। हाँ, अगर इंट्राडे ट्रेड के लिए ही लिया था तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बड़ा प्रॉफिट आ चुका है। लेकिन अगर हल्का सा आप रिस्क ले सकते हैं तो 2535 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। मुझे लगता है कि यहाँ पर 2650 के लेवल्स आपको कल देखने को मिलेंगे। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त Naukri.com पे। एन लेटर के लिए भी दिन ठीक है, Naukri.com, NCC, सारे के सारे स्टॉक्स बड़े मजबूती के साथ ट्रेड है। एक स्टॉक जो अच्छा मजबूती से ऊपर आया वो है MFSL, मैक्स फाइनेंशियल। वागले साहब जरा इसके चार्ट देखकर इस पर राय दे दीजिए। 465-66 के आसपास कल के लिए कोई ट्रेड है या इग्नोर करें इसको? अनिल जी थोड़ा सा इलिक्विड है, मुझे उस लिहाज से डर लगता है, लेकिन पैटर्न क्लियर है, मोमेंटम है। अनिल जी मुझे ये 480 तक जाते हुए दिखता है। तो कल के दिन में अगर आपको रिस्क लेनी है तो आप लेके चलिए इसको। 457 का स्टॉप लॉस, 480 482 तक के टारगेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये है आपके लिए राय। रिस्क अगर लेनी है तो आप कैरी कर सकते हैं कल के लिए, नहीं तो फिर आप एक बार इसे छोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, मैं स्टॉक ढूंढ रहा हूँ कमज़ोरी वाला, और वो है L&T फाइनेंस होल्डिंग, 1.5% कमज़ोर है। इस स्टॉक में कोई ट्रेड है सुमित जी, या छोड़ दें इसे? नहीं जी, कल सुबह देखेंगे फ्रेश ट्रेड। मेरे को लगता है अभी आज के दिन के लिए इतना काफी है, वेट एंड वॉच करते हैं अभी कल किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। 9500 9550 के आसपास निफ्टी में रेजिस्टेंस भी है, तो कल इसके अंदर देखेंगे फ्रेश ट्रेड लेने के लिए। बिल्कुल, तो अब जो ट्रेड्स हैं हो चुके हैं, अब जाने देते हैं इसको। और टीवीएस मोटर्स की सर बात कर रहे थे, प्रॉफिट में एक गिरावट इसलिए भी आई है, एक एक्सेप्शनल आइटम था जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडजस्टमेंट हुआ है, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट में गिरावट आती हुई देखिए।
ऑपरेशनल तौर पर देखें सर तो उतना खराब नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस में काफी गिरावट आई है, फाइनेंस कॉस्ट स्टेबल रही है, बट जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वहां पर गिरावट आती हुई दिखी है, और बल्कि एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ी ऊपर गई है, बट जो बाकी एक्सपेंसेस में गिरावट आई है उसकी वजह से भी ऑपरेशनल तौर पर अच्छे नतीजे रख रहे हैं, और आय जो आई है रेवेन्यू वो अनुमान से थोड़ा बेहतर है। तो इसलिए टीवीएस मोटर्स के नतीजों पर आप पॉजिटिव रिएक्शन आता हुआ देख रहे हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री का इंतजार रहेगा, पर एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से आज मार्केट्स का एक्शन रहा है। एक्सपायरी के दिन भरपूर एक्शन आपने पूरे बाजार में देखा है। अगर 94.83 के ऊपर क्लोजिंग होती है, जो एकदम उसी लेवल के आसपास आप ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर इस सीरीज की हाईएस्ट क्लोजिंग रहेगी। आखिरी बार ये क्लोजिंग हुई थी इस सीरीज में अप्रैल 30 को 98.59 की क्लोजिंग हुई थी, और उसके बाद ये लेवल जो है 93.83 एक्चुअली है। तो फिर इस सीरीज की हाईएस्ट क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं अगर इस लेवल के आसपास क्लोजिंग होती हुई दिखती है तो। नजर रखिए वहां पर। आज के जो विनर्स रहे हैं, डेफिनेटली एक बार फिर से बैंक्स में भरपूर एक्शन था, बट उससे आगे वायदा कारोबार में जी एंटरटेनमेंट 10% की तेजी यहां पर आई है। एनसीसी कल नतीजे हैं, उससे पहले 8.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखी है। उज्जीवन नतीजों के दम पर अच्छा रिएक्शन। आइशर मोटर्स यहां पर सुबह भी हमने बात करी थी, कॉल भी आया था चार्ट कर्नर का कल परसों इस पर, 7.5% की तेजी, बल्कि सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स आज एक्टिव रहे। मारुति में देखिए जबरदस्त तेजी आती रही। मदरसन सुमी, भारत फौज, ये दोनों स्टॉक्स भी काफी एक्टिव थे, और सारे के सारे टायर स्टॉक्स, अपोलो टायर्स और बालकृष्ण टायर्स इन पर्टिकुलर, वहां पे बढ़िया तेजी थी। हीरो मोटोकॉर्प पे भी बढ़िया एक्शन था, और अभी थोड़ी देर पहले टीवीएस मोटर्स जिसके नतीजे आए थे। डाबर नतीजों के दम पर यहां पर भी रिएक्शन था, 5% की तेजी आपने यहां पर भी आती हुई देखी है। सीमेंस, एल&टी बढ़िया तेजी यहां पर बनी। जस्ट डायल अच्छी खरीदारी थी। हैवेल्स और वोल्टास यहां पर बढ़िया एक्शन था। भारत हेवी अर्थ मूवर्स, हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स और बीईएल दोनों पर ही आपने अच्छी मूव देखी। तो बीएचईएल और बीईएल दोनों पर ही अच्छा एक्शन आपको आते हुए दिखा है। इसके अलावा हिंडाल्को, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील यहां पर भी अच्छा एक्शन था, और वेदांता में भी एंड में एक स्पाइक आता हुआ देखा। एनएमडीसी में भी अच्छी खरीदारी रही। नतीजों के दम पर फेडरल बैंक में बढ़िया एक्शन था। इंडसइंड बैंक में आज आपने 4% की खरीदारी देखी। एचडीएफसी लिमिटेड और जेएफसी बैंक दोनों ही एक्टिव थे। गैस स्टॉक्स मॉर्निंग से एक्टिव दिख रहे थे। आईजीएल, गेल, पेट्रोनेट यहां पर अच्छी खरीदारी हुई। आईसीआईसीआई बैंक कल की तेजी के बाद आज 2.5% ऊपर बंद होता दिख रहा है। वहीं श्री सीमेंट में भी अच्छा मूव था। अंबुजा सीमेंट में खरीदारी होते हुए आपने देखी है। इंटरग्लोब एविएशन यहां पर भी अच्छा मूव था, और रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसके बारे में भसीन साहब बात करके गए, वहां पर भी मूव अच्छा आता हुआ दिखा है। और दूसरी तरफ पीएनबी यहां पर गिरावट आई है। एमएनएम फाइनेंशियल यहां पर वीकनेस थी। यूनाइटेड स्पिरिट्स नतीजों के दम पर यहां पर वीकनेस देखी आपने। टोरेंट फार्मा और ग्लेनमार्क बायोकॉन यहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। टोरेंट पावर और अदानी पावर। एनआईटी टेक इस सीरीज का वन ऑफ द बिगेस्ट गेनर्स था, बट लास्ट 2-3 दिनों से मुनाफा वसूली होती हुई दिखी है। सन टीवी, बाटा इंडिया, आईटीसी, लुपिन और मन्नापुरम कुछ और स्टॉक्स थे जो नेगेटिव क्लोज हुई। बट अनिल जी, अच्छी रिकवरी स्पेशली जो लास्ट 2 दिनों में बाजार में आती हुई दिखी है, और इस सीरीज की हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल भी आया है। तो अप्रैल 30, एक महीने पहले, 4 हफ्ते पहले जब हम बात कर रहे थे, अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी काफी मजबूत हुई, और लास्ट 2 दिनों के बाद इस सीरीज की भी एक्सपायरी काफी मजबूत हुई। हालांकि ऑफ कोर्स सीरीज हाई से जहां से शुरू करी थी वहां से तो कमजोर हुए हैं सर, बट हाईएस्ट क्लोजिंग इस सीरीज की। बिल्कुल, उसमें कोई डाउट ही नहीं, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग हुई है। और बिल्कुल 30 अप्रैल याद आ रहा है मुझे, जहां हाईएस्ट लेवल पर क्लोजिंग पिछली सीरीज की भी हुई थी। अगर आप देखें तो अप्रैल सीरीज की क्लोजिंग भी 9,859 के आसपास जो हुई थी, हाईएस्ट लेवल पर हुई थी। मई सीरीज की भी शुरुआत थोड़ी सी कमजोरी भरी रही। इनफैक्ट शुरू के 3 हफ्ते खराब रहे, लेकिन आखिरी हफ्ते में बहुत ही बेहतरीन रिकवरी। आखिरी हफ्ते में भी क्या, 2 ही दिन में बहुत ही बढ़िया रिकवरी। 9,000 से 9,500, 2 दिन में 500 पॉइंट की शानदार तेजी बनी है। और बैंक निफ्टी में 2 दिनों में आप देख सकते हैं लगभग 1400 पॉइंट की तेजी बनी है, और बहुत बढ़िया क्लोजिंग आपको मिली है। फाइनल क्लोजिंग आए उससे पहले मैं बता दूं, आज शाम 6 बजे क्या है खास आपके लिए। देश में बेकाबू हो रहे कोरोना के चक्र को तोड़ने के लिए अब लॉकडाउन की 5वीं इंस्टॉलमेंट, 5वां वर्जन आने की तैयारी है। जी हाँ, ये लॉकडाउन 5.0 ये 2 चरणों में होगा। इसमें 2 हफ्तों का होगा एक्चुअली, और इसमें होगा ये कि 11 शहरों पर बड़ी तगड़ी सख्ती रखी जाएगी, जहां पर मामले कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ धार्मिक स्थल भी खोलने की मूड में है सरकार। स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा ये तो सब बंद ही रहेंगे। तो लॉकडाउन 5 का ब्लूप्रिंट क्या होगा, इसमें क्या कुछ बंद रहेगा, क्या कुछ खुला रहेगा, ये अगर आप सब जानना चाहते हैं तो आज शाम का शो मिस मत कीजिएगा। लॉकडाउन 5 क्या क्या अनलॉक, क्या क्या खुलेगा, ये है हमारा शाम का खास शो। और इस शो के तुरंत बाद
आपको एक खास चर्चा सुनने को मिलेगी, वो होगी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के साथ। हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय झा उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से पूरे देश भर में टिड्डियों का आतंक है, लोकस्ट ये सब जगह फैल रहे हैं, फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, उस पर हमारी ये विशेष चर्चा होगी कि मध्य प्रदेश में इस वक्त क्या हालात हैं। कमल पटेल साहब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और हम उनसे करेंगे बातचीत। 4 से 5:30 बजे तक एक विशेष आयोजन है, वो मिस मत करिएगा। उसमें मैं भी 1.5 घंटा लाइव रहूँगा, स्वाति होंगी और हमारे साथ ढेर सारे एक्सपर्ट्स होंगे, सेलिब्रिटीज़ होंगे, लारा दत्ता, रवीना टंडन, मोहनदास पै, बहुत सारे हमारे और सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे। ये खास कार्यक्रम है। आज वर्ल्ड हंगर डे है, यानी कि जो लोग भूख से परेशान हैं, जिन्हें खाने पीने का 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है, उनके लिए आज ये वर्ल्ड हंगर डे पर हम कुछ स्पेशल आयोजन करने जा रहे हैं। तो अक्षय पात्रा, जिसका नाम आपने सुना होगा, ये वो फाउंडेशन है जो गरीबों को खाना खिलाने का काम करती है और बहुत ही अच्छा नोबल कोज ये लेकर चल रहे हैं। और इनके साथ बड़े सेलिब्रिटीज़ जुड़े हैं, बड़े कॉरपोरेट जुड़े हैं। तो ढेर सारे कॉरपोरेट्स होंगे, ढेर सारे सेलिब्रिटीज़ होंगे, फिल्म स्टार्स होंगे जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे अगले 1.5 घंटे। तो 4 से 5:30 बजे मैं भी लाइव होऊंगा और हमारे साथ ये सारे एक्सपर्ट्स होंगे। तो ये शो मिस मत करिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन शो है और स्पेशली हमारी एक तरह से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देख लें, नो हंगर, ये है शो। कुणाल जी, तो आज हमारा बड़ा स्पेशल शो है 4 से 5:30 बजे चैनल पर, जिसमें क्या आपको अंदाजा था कि आज वर्ल्ड हंगर डे है? कुछ आइडिया था या ये नहीं पता होगा शायद, राइट? नहीं अनिल जी, मुझे नहीं पता था, लेकिन देखिए पूरे मेरी ओर से अनिल जी शुभकामनाएं आपको इस शो के लिए। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और अभी जो समस्याएं चल रही हैं, हम देख रहे हैं बहुत से लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो बिल्कुल सही मौके पर अनिल जी बहुत ही बेहतरीन शो होने जा रहा है। तो एक टीवीएस मोहनदास पै साहब हैं जो इन्फोसिस के फाउंडर रहे हैं, वो हमारे साथ होंगे। जाने माने गायक जिन्हें आप नाम से पहचानते हैं और जिनके गानों को आप बहुत पसंद करते हैं, शंकर महादेवन साहब, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन होंगी, वो हमारे साथ होंगे। उमेश रेवांकर साहब, श्रीराम ट्रांसपोर्ट के एमडी, वो हमारे साथ होंगे। लारा दत्ता, जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। संजीव कपूर साहब, जो जाने माने शेफ़ हैं, इंडिया के नंबर 1 शेफ़ माने जाते हैं, वो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो और भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो आप मिस मत करिएगा, 4 से 5:30 बजे के बीच में ये शो हमारे साथ में। आइए फाइनल क्लोजिंग जो हुई है आपको बता दें। यहाँ पर 9,490 पर निफ्टी ने फाइनल क्लोज दिया है। 19,169 पर बैंक निफ्टी ने फाइनल क्लोज दिया है। निफ्टी 175 अंक ऊपर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 459 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है और सेंसेक्स लगभग 600 अंक ऊपर 595 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ है। कल है शुक्रवार और बंसल जी कल क्या खास है? अनिल जी कल बस कुछ खास नहीं है। कल अपनी स्पोर्ट्स टी शर्ट में हम सब लोग नजर आएंगे। फ्राइडे है अनिल जी, अब वीकेंड पे अब कुछ वीकेंड तो बचा ही नहीं है इवनिंग पर, तो खास कुछ नहीं है, बस कल टी शर्ट पहनेंगे अनिल जी। चलिए बढ़िया। तो आजकल तो आप गुरुवार से खुला खुला फील करने लग गए हैं, शुक्रवार को ज़्यादा खुला खुला फील करेंगे। और सुबह आज कह भी रहते कुणाल जी कि बस वीकेंड वाली फीलिंग गुरुवार से आना शुरू हो जाती है। तो कल आप सब लोगों से फ्राइडे ड्रेसिंग में, टी शर्ट्स में मुलाकात होगी और तब तक के लिए आप सब लोगों से विदा लेंगे। जैन साहब, वागले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित जी, कुणाल जी, राकेश जी, आपका भी धन्यवाद। दीप, आपका शुक्रिया।